अरे यार, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आज 4 अक्टूबर 2025 इतिहास बना है। 62,000 करोड़ रुपए, यानी 62,000 करोड़ रुपए युवाओं के लिए इतना बड़ा अनाउंसमेंट, सोच सकते हैं? और ये तो बस एक हेडलाइन है। आज का दिन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जानना एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। बिल्कुल। आज हम चीर फाड़ करेंगे 4 अक्टूबर की सारी इंपॉर्टेंट खबरों की, बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस ऑफ द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और दूसरी रिलायबल गवर्नमेंट वेबसाइट्स। हाँ, क्रेडिबिलिटीज की। क्यों सुने हमें? बिकॉज हम लाते हैं दिन भर की खबरों का पूरा निचोड़ एकदम क्लियर डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, ताकि कुछ भी मिस ना हो। राइट। रोज शाम 6 बजे सेम डे कवरेज कहीं भी सुनो। प्लस रिवीजन के लिए कंसाइज नोट्स मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल सुन लो यूपीएससी पर शाम को। हाँ, वो नोट्स काफी हेल्पफुल रहते हैं रिवीजन के लिए। तो बकल अप, बिकॉज आज हम समझने वाले हैं पीएम मोदी का मेगा यूथ इनिशिएटिव, फिनेंस मिनिस्टर का नया कैंपेन, इंडिया चाइना के बीच फ्लाइट्स का मामला और भी बहुत कुछ। पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर, साइटेक, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी सब कवर होगा। लेट्स बिगिन। बिल्कुल। आज का एजेंडा काफी पैक्ड है। विल डाइसेक्ट द मोस्ट क्रूशियल करंट अफेयर्स ऑफ अक्टूबर 4, 2025। हमारे सोर्सेज, जैसा हमेशा होता है, क्रेडिबल हैं, पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और वेरीफाइड गवर्नमेंट पोर्टल्स। हमारा एम है एक इन डेप्थ एनालिसिस देना जो तीनों स्टेजेस के लिए रेलेवेंट हो, प्रीलिम्स, मेंस और हाँ, इंटरव्यू के लिए भी। एग्जैक्टली। हम कनेक्शंस जोड़ेंगे, क्यों को एक्सप्लोर करेंगे और इम्प्लीकेशंस देखेंगे। आज का मेजर फोकस है वो मैसिव 62,000 करोड़ यूथ पैकेज, फाइनेंस मिनिस्टर का योर मनी योर राइट ड्राइव, इंडिया चाइना डायरेक्ट फ्लाइट्स का रिजम्पशन 5 साल बाद और भी बहुत कुछ अक्रॉस वेरियस जीएस पेपर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विस्तृत विश्लेषण। Okay, let's dive straight into the biggest news first. Section 1, Polity and Governance, राज व्यवस्था और शासन। पीएम मोदी ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में यूथ के लिए एक मैमथ 62,000 करोड़ रुपए का पैकेज लॉन्च किया। सीरियसली, 62,000 करोड़। ह्यूज अमाउंट। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में है पीएम सेतु स्कीम, पीएम सेतु योजना। ये नाम तो अब रट लेना पड़ेगा, पीएम सेतु। हाँ, पीएम सेतु मतलब प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। प्रधानमंत्री स्किलिंग और रोजगार क्षमता परिवर्तन उन्नत आईटीआई के माध्यम से। नामी गोल बता रहा है, आईटीआईज के थ्रू स्किलिंग और एम्प्लॉयबिलिटी को ट्रांसफॉर्म करना। और इन्वेस्टमेंट फिगर तो मतलब चौंकाने वाला है, 60,000 करोड़ रुपए स्पेसिफिकली पीएम सेतु के लिए एलोकेट किए गए हैं टोटल पैकेज में से। 60,000 करोड़। हाँ, सोचिए जरा, 60,000 करोड़ रुपीस। लेट दैट नंबर सिंक इन। 60,000 करोड़ रुपीस। ये बस कोई और स्कीम नहीं है, ये स्किलिंग के लिए एक मैसिव नेशनल कमिटमेंट है। 60,000 करोड़ जस्ट फॉर पीएम सेतु, माइंड ब्लोइंग। ये तो सच में गेम चेंजर लग रहा है स्किल डेवलपमेंट के लिए। बट वेट, इसका बैकग्राउंड क्या है? वेयर डज दिस फिट इन द लार्जर पिक्चर? और इम्पॉर्टेंटली फॉर यूपीएससी फोक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से इसका क्या कनेक्शन है? ये लिंक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट क्वेश्चंस। ये कोई आइसोलेटेड इनिशिएटिव नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और नेशनल प्रायोरिटीज में डीपली रूटेड है। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट करते हैं। देखिए, आर्टिकल 41, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व के तहत ये स्टेट को डायरेक्ट करता है राइट टू वर्क एंड एजुकेशन सिक्योर करने के लिए इफेक्टिव प्रोविजन बनाने को अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के अंदर। अच्छा, आर्टिकल 41, राइट टू वर्क इन एजुकेशन। ओके। यह आर्टिकल 46, एक और डीएसपीपी जो स्टेट को मैंडेट करता है वीकर सेक्शंस, पर्टिकुलरली एससीज और एसटीज के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए और उन्हें सोशल इनजस्टिस से प्रोटेक्ट करने के लिए। पीएम सेतु डायरेक्टली इन प्रिंसिपल्स को ऑपरेशनलाइज करने का एम रखता है, एम्प्लॉयबिलिटी और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स एनहांस करके, स्पेशली उन यूथ के लिए जो वोकेशनल ट्रेनिंग पर डिपेंड करते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 41 एंड 46। तो ये सिर्फ पॉलिसी डिसीजन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव को फुलफिल कर रहा है। मेक्स परफेक्ट सेंस। अब सिलेबस में एग्जैक्टली कहाँ फिट होता है ये? प्रिसाइसली, सिलेबस मैपिंग इज क्रूशल। ये फिट होता है जीएस पेपर 2 गवर्नेंस शासन में, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स और इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे टॉपिक्स के अंदर।
ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था, मानव संसाधन विकास से भी स्ट्रांगली कनेक्ट करता है। स्किल डेवलपमेंट और इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत। और हाँ, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो वोकेशनल एजुकेशन इंटीग्रेट करने पर एम्फसाइज करती है, और ऑन गोइंग नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के ऑब्जेक्टिव से भी अलाइन करता है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की लार्जर नेशनल स्ट्रैटेजी का एक की कंपोनेंट है। ओके, GS2 और GS3 कवर्ड। अब इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक द हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल, ये क्या चीज़ है? मजाकिया लहजे में कहूँ तो कोई साइकिल या एयरपोर्ट से रिलेटेड लग रहा है। हाँ, एनालॉजी इतनी दूर भी नहीं है। ये एक स्ट्रक्चरल मॉडल है जिसे आईटीआई इकोसिस्टम में क्वालिटी, गुणवत्ता और रीच, पहुंच दोनों को एनहांस करने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, कैसे? सोचे, 200 एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट आईटीआईज को स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशंस में अपग्रेड किया जाएगा। ये हब्स की तरह काम करेंगे। इनमें बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, टॉप ट्रेनर्स और स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्शंस होंगे। ओके, 200 हब्स, गॉट इट। फिर 800 दूसरे गवर्नमेंट आईटीआईज इनसे स्पोक्स के रूप में जुड़ेंगे। इन स्पोक्स को हब से सपोर्ट, रिसोर्सेज, करिकुलम गाइडेंस, क्वालिटी बेंचमार्क्स और इवन फैकल्टी ट्रेनिंग मिलेगी। तो 200 हब्स प्लस 800 स्पोक्स, मतलब टोटल 1000 गवर्नमेंट आईटीआईज को पीएमसीटीयू के तहत एक मेजर फेसलिफ्ट मिल रहा है। ये नंबर याद रखिएगा, 1000 आईटीआईज टारगेट किए गए हैं अपग्रेडेशन के लिए। गॉट इट। तो हब से बेस्ट प्रैक्टिसेस और क्वालिटी स्पोक्स तक फ्लो करेगी, इवन रिमोट एरियाज में। स्मार्ट सिस्टम। और दूसरे की कॉन्सेप्ट्स क्या है इसमें? एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आउटकम बेस्ड स्किलिंग, परिणाम आधारित कौशल। ये ट्रेडिशनल इनपुट बेस्ड ट्रेनिंग, कितने घंटे पढ़ाया, से हटकर एक्चुअल रिजल्ट्स, क्या सीखा और क्या कर सकता है, पर फोकस करने का सिग्नल देता है। मतलब रिजल्ट्स मैटर करेंगे, आर्स नहीं। एग्जैक्टली। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स रियल मार्केट डिमांड, बाजार की मांग और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, उद्योग की आवश्यकताओं के हिसाब से डिजाइन होंगे। ट्रेनिंग की सक्सेस इस बात से मेजर की जाएगी कि ट्रेनीज ने डेमॉन्स्ट्रेबल जॉब रेडी स्किल्स अक्वायर की हैं या नहीं, जो इंडस्ट्रीज को एक्चुअली चाहिए, जिससे बेटर एम्प्लॉयबिलिटी हो। इट्स अबाउट मेकिंग ट्रेनीज एम्प्लॉयबल, नॉट जस्ट सर्टिफाइड। मतलब एक्चुअल काम आने वाली स्किल्स, नॉट जस्ट थ्योरी। बहुत जरूरी है ये तो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है इंडस्ट्री मैनेज्ड क्लस्टर्स मॉडल। ये गवर्नमेंट स्किलिंग सेक्टर के लिए काफी रेवोल्यूशनरी है। रेवोल्यूशनरी कैसे? आइडिया ये है कि इन अपग्रेडेड आईटीआईज के क्लस्टर्स, स्पेशली हब्स को इंडस्ट्री पार्टनर्स या कंसोर्शिया मैनेज या को मैनेज करेंगे। प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र एक्सपर्ट्स करिकुलम डिजाइन करने, ट्रेनिंग डिलीवर करने, अप्रेंटिसशिप्स प्रोवाइड करने, फैसिलिटीज मैनेज करने और प्लेसमेंट्स, नियुक्तियों इंश्योर करने में इन्वॉल्व होंगे। तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, लेकिन इंडस्ट्री ऑपरेशंस और आउटकम्स ड्राइव करेगी। वाओ। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी का एक डीपर फॉर्म है, जहां गवर्नमेंट सोल प्रोवाइडर होने से फैसिलिटेटर और इनेबलर बनने की तरफ ट्रांजिशन कर रही है। वाओ, इंडस्ट्री एक्चुअली गवर्नमेंट आईटीआईज को मैनेज करेगी। ये तो पैराडाइम शिफ्ट है। एंड व्हाट अबाउट को फाइनेंसिंग मैकेनिज्म? सह वित्त पोषण तंत्र। यस, को फाइनेंसिंग मैकेनिज्म का मतलब है कि ये मैसिव ₹60,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड नहीं कर रही है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक भी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल फंडिंग भी। हाँ, ये को फाइनेंसिंग दो चीजें करता है। ये सब्सटैंशियल एडिशनल रिसोर्सेज लाता है और अक्सर इसके साथ टेक्निकल एक्सपर्टीज और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और स्किलिंग स्टैंडर्ड्स में इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस का एडहेरेंस भी आता है। इट एड्स क्रेडिबिलिटी एंड ग्लोबल वैलिडेशन टू द इनिशिएटिव। इंटरनेशनल फंडिंग भी। ओके, दिस इज गेटिंग बिगर एंड बिगर। अब जल्दी से प्रीलिम्स के लिए की फैक्ट्स बता दो। नीड दोज क्विक पॉइंटर्स। एब्सोल्युटली। एस्पिरेंट्स ये पॉइंट्स ध्यान से नोट करें प्रीलिम्स के लिए। इन्वेस्टमेंट अमाउंट, निवेश राशि RS 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ रुपीस स्पेसिफिकली पीएम सेतु स्कीम के लिए एलोकेट किए गए हैं। दोहराएं, RS 60,000 करोड़ फॉर पीएम सेतु। ITI अपग्रेडेशन टारगेट, ITI उन्नयन लक्ष्य, टोटल 1000 गवर्नमेंट ITIs टारगेट किए गए हैं। स्ट्रक्चर, 200 हब्स और 800 स्पोक्स। दोहराएं, 1000 ITIs,
200 हब्स प्लस 800 स्पोक्स। बिहार फोकस, पहले फेज में बिहार के पटना और दरभंगा आईटीआईज को अपग्रेड करने पर स्पेशल फोकस रहेगा। ये रीजनल फोकस दिखाता है। वोकेशनल लैब्स इन स्कूल्स, आईटीआईज के अलावा 1200 नए वोकेशनल स्किल लैब्स नवोदय विद्यालय और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में एस्टैब्लिश किए जाएंगे। कवरेज अक्रॉस 34 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। दोहराएं, 1200 लैब्स अक्रॉस 34 स्टेट्स यूटीज। टारगेट स्किल सेक्टर्स, लक्षित कौशल क्षेत्र। स्कीम 12 हाई डिमांड फ्यूचर रेडी सेक्टर्स में स्किलिंग पर फोकस करेगी, इंक्लूडिंग आईटी, ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, ग्रीन एनर्जी एटसेट्रा। मार्केट रेलेवेंस इंश्योर करती है। Perfect list. Facts are crystal clear. Now let's dig deeper for mains. मुख्य परीक्षा. इसका एनालिसिस क्या होगा? What's the real significance, the bigger picture here? मेंस के लिए सिग्निफिकेंस मल्टीफोल्ड है। जैसे हमने डिस्कस किया, ये इंडिया के स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम में एक पैराडाइम शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है। कैसे? फर्स्ट, पीपीपी फ्रेमवर्क के अंदर इंडस्ट्री मैनेजमेंट, उद्योग प्रबंधन की तरफ शिफ्ट क्रूशियल है। सालों से क्रिटिसिज्म रहा है कि गवर्नमेंट रन स्किलिंग इनिशिएटिव्स इंडस्ट्री नीड्स के साथ सिंक में नहीं है, जिससे परसिस्टेंट स्किल एम्प्लॉयमेंट गैप बना हुआ है। ये मॉडल उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश करता है, इंडस्ट्री को ट्रेनिंग, डिलीवरी और आउटकम्स में डायरेक्ट स्टेक होल्डर बनाकर। सेकंड, ये इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैपिटलाइज करने का एक स्ट्रेटेजिक मूव है। बड़ी यंग पॉपुलेशन तभी एसेट है जब वो स्किल्ड और एम्प्लॉयबल हो। ये मैसिव इन्वेस्टमेंट उस पोटेंशियल को रियल इकोनॉमिक ग्रोथ में कन्वर्ट करने का एम रखता है। राइट। थर्ड, हब एंड स्पोक मॉडल इक्विटी, समानता और एक्सेस पहुंच के चैलेंज को एड्रेस करता है। क्वालिटी स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्सर अर्बन एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड रहा है। ये मॉडल स्पोक नेटवर्क के थ्रू स्मॉलर टाउन्स और सेमी अर्बन एरियाज के आईटीआईज तक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और रिसोर्सेज पहुंचाने का एम रखता है। अच्छा, क्वालिटी विल कैस्केड डाउन। एग्जैक्टली। फोर्थ, आउटकम बेस्ड स्किलिंग और स्पेसिफिक हाई डिमांड सेक्टर्स पर फोकस स्किलिंग को रेलेवेंट और इफेक्टिव बनाने का कमिटमेंट दिखाता है, सिर्फ एनरोलमेंट नंबर से आगे बढ़कर। इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ ट्रूली स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर द मॉडर्न इकोनॉमी। Makes complete sense. Industry involvement seems key. But what about the implications? निहितार्थ. Short term में क्या बदलेगा और long term vision क्या है? चलिए पोटेंशियल इंप्लीकेशंस को ब्रेक डाउन करते हैं। शॉर्ट टर्म, अगले 1-2 साल अपग्रेडेड आईटीआईज में एनरोलमेंट बढ़ने की उम्मीद है ड्यू टू बेटर फैसिलिटीज एंड इंडस्ट्री लिंकेजेस। स्ट्रॉन्गर इंडस्ट्री अकेडमिया कोलैबोरेशन, उद्योग अकादमिक जुड़ाव शुरू होने की संभावना है। इनिशियल बैचेस के ग्रेजुएट्स को इंप्रूव्ड प्लेसमेंट रेट्स, नियुक्ति दर और पोटेंशियली हायर स्टार्टिंग सैलरीज मिल सकती हैं। Okay, immediate jobs. मीडियम टर्म, अगले 3-5 साल टारगेटेड सेक्टर्स में स्किल मिसमैच, कौशल बेमेल में नोटिसेबल रिडक्शन। ज्यादा यूथ फॉर्मल सेक्टर, औपचारिक क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट पाते हुए दिख सकते हैं। इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण और सर्विस सेक्टर्स की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ अ बेटर स्किल्ड वर्कफोर्स। Good for the economy. लॉन्ग टर्म, 5+ साल अगर अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ तो ये इंडिया को ग्लोबल हब फॉर स्किल्ड वर्कफोर्स, वैश्विक कुशल कार्यबल केंद्र के रूप में पोजीशन कर सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकता है। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी नेशनल इनिशिएटिव्स को सिग्निफिकेंट टेलविंड्स देगा। ये फंडामेंटली हमारे यूथ के एक लार्ज सेगमेंट की प्रोडक्टिविटी और अर्निंग पोटेंशियल इंप्रूव कर सकता है, लीडिंग टू इंक्लूसिव ग्रोथ। पोटेंशियल थ्योरेटिकली ट्रांसफॉर्मेटिव है। Wow, the long-term vision is truly ambitious, becoming a global skill hub. लेकिन challenges तो होंगे ही. इसका way forward क्या है? What needs to be done to ensure this doesn't become just another scheme? Absolutely. Challenges significant है। Way forward के लिए careful navigation चाहिए। First and foremost है effective implementation, प्रभावी कार्यान्वयन। Grand plans अक्सर execution stage पर फेल हो जाते हैं। Robust monitoring and evaluation, M&E, निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क्स शुरू से ही चाहिए। क्वालिटी अश्योरेंस मैकेनिज्म्स स्ट्रांग होने चाहिए ताकि हब्स और स्पोक्स में स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो। Execution is everything, right? सेकंड, जेन्युइन इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन क्रिटिकल है। यह सिर्फ टोकनिज्म या CSR एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज को टैंजिबल बेनिफिट्स दिखने चाहिए और उन्हें अपना टाइम और एक्सपर्टीज सीरियसली इन्वेस्ट करना होगा। इंडस्ट्री पार्टनर्स के लिए क्लियर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क्स एसेंशियल हैं।
थर्ड, दूसरी ऑनगोइंग स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स जैसे पीएमकेवीवाई और स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम्स के साथ इंटीग्रेशन एंड कन्वर्जेंस वाइटल है। हमें एक कोहेसिव इकोसिस्टम चाहिए, फ्रैगमेंटेड एफर्ट्स नहीं जो साइलोज में काम करें। डुप्लीकेशन अवॉइड करना और सिनर्जीज क्रिएट करना की है। मेक सेंस। अवॉइड ड्यूप्लीकेशन। फोर्थ, आईटीआईज हब्स और स्पोक्स दोनों में फैकल्टी डेवलपमेंट पर कंटिन्यूअस फोकस चाहिए। ट्रेनर्स को खुद अपस्किल करना क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करने के लिए क्रूशियल है। फिफ्थ, अपग्रेडेड सिस्टम के अंदर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स और रिमोट एरियाज के यूथ के लिए इक्विटेबल एक्सेस इंश्योर करना इंपॉर्टेंट होगा। Execution is indeed everything. Let's hope the monitoring is strong. ओके, पीएम सेतु काफी डिटेल में कवर हो गया। अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन में ही दूसरी इंपॉर्टेंट खबर पर चलते हैं। स्पेशल कैंपेन 5.0, विशेष अभियान 5.0। ये क्या है? इज इट जस्ट अनदर स्वच्छ भारत ड्राइव फॉर गवर्नमेंट ऑफिसेज? ज्यादा स्पेसिफिक और ब्रॉडर स्कोप का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया। ये अक्टूबर 2 से अक्टूबर 31, 2025 तक चलता है और सभी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और उनके एसोसिएटेड ऑफिसेज को कवर करता है देश भर में। इम्प्लीमेंटेशन फेज आज अक्टूबर 4 से शुरू हुआ है, सितंबर में प्रिपरेटरी फेज के बाद। ओके, 2 to 31 अक्टूबर। हाँ, इस साल कैंपेन 5.0 के 2 स्पेशल फोकस एरियाज हैं। रूटीन क्लीनिनेस के अलावा पहला सिस्टमैटिक ई वेस्ट डिस्पोजल, ई कचरा निपटान, और दूसरा रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पेंडेंसी, बेसिकली फाइल्स और ग्रीवेंसेस का बैकलॉग क्लियर करना। E-waste disposal from government offices. That sounds like a huge task. And reducing pendency too. इसका कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बैकग्राउंड क्या है? यस, दोनों सिग्निफिकेंट फोकस एरियाज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्शन आता है आर्टिकल 51A जी के थ्रू, जो नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना हर सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य बताता है। और गवर्नमेंट को सिटीजन्स को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हुए आइडियली लीड बाय एग्जाम्पल करना चाहिए। राइट, लीड बाय एग्जाम्पल। ई-वेस्ट डिस्पोजल एस्पेक्ट डायरेक्टली ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 से गवर्न होता है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MoFCC, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नोटिफाई किया है। पेंडेंसी रिड्यूस करना गुड गवर्नेंस प्रिंसिपल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी से रिलेट करता है। तो सिलेबस वाइज ये GS पेपर 2 गवर्नेंस से कनेक्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, गुड गवर्नेंस और गवर्नमेंट पॉलिसीज कंसर्न करते हुए, और GS पेपर 3 एनवायरनमेंट से वेस्ट मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस कंसर्न करते हुए। फंडामेंटल ड्यूटी लिंक, ई-वेस्ट रूल्स 2022 लिंक, गॉट इट। अब इसमें की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? Any specific terminology used? Yes, कुछ टर्म्स रेलेवेंट हैं। सैचुरेशन अप्रोच, संतृप्ति दृष्टिकोण। इसका मतलब है कैंपेन 100% कवरेज एम करता है। इंटेंट है हर सिंगल गवर्नमेंट ऑफिस, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, PSU, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, अटैच्ड ऑफिस, सबऑर्डिनेट ऑफिस, इवन इंडियन मिशंस अब्रॉड तक पहुंचना, कोई छूटेगा नहीं। फुल कवरेज, ओके। ई-वेस्ट डिस्पोजल एज पर रूल्स, ये सिर्फ पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स फेंक देना नहीं है। ये ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के अकॉर्डिंग ई-वेस्ट हैंडल करना मैंडेट करता है। इसमें प्रॉपर कलेक्शन, सेग्रीगेशन, चैनलाइजेशन, सिर्फ ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स और डिसमेंटलर्स, अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता या विघटनकर्ता तक इंश्योरिंग एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट शामिल है। ओनली ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेंडेंसी रिडक्शन, लंबितता में कमी, ये स्पेसिफिक टाइप्स के पेंडिंग मैटर्स क्लियर करने पर फोकस करता है, जैसे MP रेफरेंसेस, सांसद संदर्भ, पार्लियामेंट्री अश्योरेंसेस, संसदीय आश्वासन, पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉन्च थ्रू पोर्टल्स लाइक CPGRMS, और रिकॉर्ड मैनेजमेंट रूल्स के अनुसार ओल्ड फिजिकल फाइल्स वीड आउट करना भी। SCPDM पोर्टल, ये स्पेशल कैंपेन फॉर डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग मैटर्स पोर्टल है। ये एक डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे कैंपेन की प्रोग्रेस रियल टाइम में मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है अक्रॉस ऑल पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये टारगेट्स, अचीवमेंट्स ट्रैक करने और फोटोग्राफिक एविडेंस अपलोड करने की फैसिलिटी देता है। मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी, फिर से SCPDM पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग। ओके। प्रीलिम्स फैक्ट्स क्या है इस कैंपेन के? अक्टूबर 2 to October 31, 2025 इम्प्लीमेंटेशन फेज। कैंपेन नंबर, ये 5th एडिशन है, कैंपेन 5.0। कवरेज, दायरा all central government ministries, departments, attached subordinate offices, PSUs, autonomous bodies, including those overseas. Saturation approach,
की फोकस एरियाज, फोकस क्षेत्र, ई-वेस्ट डिस्पोजल एज पर रूल्स, रिड्यूसिंग पेंडेंसी, एमपी रेफ्स, अश्योरेंसेस, ग्रीवेंसेस, स्पेस मैनेजमेंट, स्पेस फ्री करना, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, फाइल्स वीड आउट करना, ओवरऑल क्लीनलीनेस। ई-वेस्ट रूल्स, ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 का कंप्लायंस मैंडेटरी है। पास्ट रेवेन्यू जनरेशन, पिछला राजस्व सृजन। जब से कैंपेन्स 2021 में शुरू हुए, स्क्रैप कबाड़ डिस्पोजल से, इंक्लूडिंग मेटल्स फ्रॉम ओल्ड फर्नीचर, व्हीकल्स एटसेट्रा, और शायद कुछ ई-वेस्ट वैल्यू भी, ₹3220.04 करोड़ 3220.04 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट हुआ है गवर्नमेंट के लिए। दोहराएं, ओवर ₹3200 crore revenue from scrap. Over 3,000 crore just from scrap. That's actually impressive. अब मेंस पर्सपेक्टिव क्या है इसका? Why is a cleanliness and file clearing drive significant from a governance viewpoint? मेंस पर्सपेक्टिव से ये कैंपेन सेवरल रीजन से सिग्निफिकेंट है। फर्स्ट, ये गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर बिहेवियरल चेंज, व्यवहार परिवर्तन की तरफ एक अटेम्प्ट रिफ्लेक्ट करता है। ये क्लेनलीनेस, एफिशिएंसी और टाइमली डिस्पोजल का कल्चर इनकलकेट करने के बारे में है, सिर्फ टोकनिज्म से आगे बढ़कर। Culture change is the goal. सेकंड, ई-वेस्ट मैनेजमेंट पर एक्सप्लिसिट फोकस क्रूशल है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज रैपिडली डिजिटलाइज हो रहे हैं, वो ई-वेस्ट के मेजर जनरेटर्स, बल्क कंज्यूमर्स, थोक उपभोक्ता बन रहे हैं। अगर गवर्नमेंट खुद अपने बनाए रूल्स फॉलो नहीं करती, तो वो मॉरल अथॉरिटी खो देती है। ये कैंपेन गवर्नमेंट प्रेमिसेस के अंदर कंप्लायंस एनफोर्स करता है, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। थर्ड, रिड्यूसिंग पेंडेंसी डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, प्रशासनिक दक्षता और सिटीजन सेटिस्फैक्शन, नागरिक संतुष्टि को इम्पैक्ट करता है। बैकलॉग्स क्लियर करने का मतलब है सिटीजन्स, एमपीज और पार्लियामेंट्री कमिटमेंट्स को फास्टर रिस्पॉन्सेज, जो गुड गवर्नेंस, सुशासन में कंट्रीब्यूट करता है। Faster responses are key. फोर्थ, स्क्रैप और ओल्ड रिकॉर्ड्स डिस्पोज करके ऑफिस स्पेस फ्री करना ट्रिवियल लग सकता है, लेकिन ये वर्किंग एनवायरनमेंट इंप्रूव करता है और पोटेंशियली रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइज करता है। सो इट्स अ मल्टी प्रोंग्ड एफर्ट टचिंग अपॉन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, environmental responsibility, and improving the internal work culture. Leading by example makes sense. इसके implications क्या होंगे short, medium, long term में? Okay, let's map the potential implications. Short term, visibly cleaner और better organized government offices. पुरानी files और hazardous e-waste के ढेर में कमी. Pending grievances और references clear करने में temporary boost. Better workspace के कारण employees के morale में improvement. Cleaner offices, better morale. मीडियम टर्म, डिपार्टमेंट्स के अंदर ई-वेस्ट हैंडलिंग के लिए सिस्टमैटिक प्रोसेसेस इंस्टीट्यूशनलाइज हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में टैंजिबल इंप्रूवमेंट अगर पेंडेंसी रिडक्शन कैंपेन मंथ के बाद भी कंटिन्यूअस एफर्ट बन जाए। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस का बेटर कंप्लायंस। Sustained effort is needed. लॉन्ग टर्म, अल्टीमेट गोल एक सस्टेनेबल कल्चरल शिफ्ट है, जहां क्लेनलीनेस, एफिशिएंसी और टाइमली डिस्पोजल गवर्नमेंट फंक्शनिंग में इनग्रेन्ड नॉर्म्स बन जाएं। ये लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण, बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट, संसाधन प्रबंधन, गवर्नमेंट ऑफिसेज की इंप्रूव्ड पब्लिक परसेप्शन और एनहांस्ड सिटीजन सेटिस्फैक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। हाउएवर, कैंपेन पीरियड के बाद मोमेंटम सस्टेन करना रियल चैलेंज है। Sustaining momentum is always the key challenge. चलो अब शिफ्ट करते हैं towards economy, अर्थव्यवस्था। सेक्शन 2। फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज गुजरात के गांधीनगर से एक नया कैंपेन लॉन्च किया है, आपकी पूंजी आपका अधिकार। नाम तो बहुत पावरफुल है। What exactly is this campaign about? इंडीड, नाम काफी वोकेटिव है और कैंपेन एक सिग्निफिकेंट इशू एड्रेस करता है। योर मनी योर राइट एक 3-month नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन है। 3 महीने का राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है, जो अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक चलेगा। 3 months? Okay. इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सिटीजन्स को उनकी अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स, लावारिस वित्तीय संपत्तियां ट्रेस, पता लगाना और क्लेम, दावा करने में हेल्प करना। हम बात करें उस पैसे की जो वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भूला हुआ या अनक्लेम्ड पड़ा है। सोचिए डोरमेंट बैंक डिपॉजिट्स, मैच्योर्ड फिक्स्ड डिपॉजिट्स, अनक्लेम्ड इंश्योरेंस प्रोसीड्स, बीमा आय, डिविडेंड्स जो कभी कैश नहीं हुए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड निवेश जहां इन्वेस्टर ट्रेसेबल नहीं है, शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा। Oh my God. इतना पैसा? हाँ, इस इशू का स्केल इनॉर्मस है। ऑर्डिनरी सिटीजन्स का हजारों करोड़ रुपया करंटली फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर डोमेंट पड़ा है। सरप्राइज टोन। Thousands of crores,
हजारों करोड़, सीरियसली। लोग अपना पैसा कैसे भूल जाते हैं या क्लेम क्यों नहीं करते? और यूपीएससी सिलेबस में ये कहाँ फिट होता है? ये अक्सर सिर्फ भूलना नहीं होता। रीजंस हो सकते हैं लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, चेंज ऑफ एड्रेस विदाउट इन्फॉर्मिंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अकाउंट होल्डर की डेथ विदाउट प्रॉपर नॉमिनेशन या नॉमिनी का अनअवेयर होना, क्लेम करने में प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज एटसेट्रा। सिलेबस वाइज ये कैंपेन स्क्वायरली जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के अंडर आता है, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, निवेशक संरक्षण जैसे टॉपिक्स। Financial inclusion and investor protection. Got it. ये मल्टीपल फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से भी लिंक्ड है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग डिपॉजिट्स के लिए। सीबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, अनक्लेम्ड शेयर्स, डिविडेंड्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स के लिए। आईआरडीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, अनक्लेम्ड इंश्योरेंस अमाउंट्स के लिए। और इंपॉर्टेंटली आईईपीएफए, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंडर ऑपरेट करती है। आईईपीएफए को कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 मैंडेट करता है कंपनीज द्वारा ट्रांसफर किए गए फंड्स मैनेज करने के लिए, पर्टेनिंग टू अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, मैच्योर्ड डिबेंचर्स एटसेट्रा, और इन्वेस्टर्स से रिफंड क्लेम्स प्रोसेस करने के लिए भी। ओके, तो आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, आईपीएफए सब इन्वॉल्व है। इसमें की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जो समझने चाहिए? लेट्स क्लैरिफाई द की कॉन्सेप्ट्स। अनक्लेम्ड एसेट्स, लावारिस संपत्ति। ये वो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जैसे बैंक बैलेंसेस, इंश्योरेंस पेआउट्स, डिविडेंड्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, शेयर्स, जहां राइटफुल ओनर या उनके नॉमिनी, नामांकित व्यक्ति ने उन्हें एक स्पेसिफाइड पीरियड, अक्सर 7 से 10 साल डिपेंडिंग ऑन एसेट टाइप, तक क्लेम नहीं किया है। इस पीरियड के बाद फंड्स, टिपिकली एक स्पेसिफिक फंड जैसे डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड डीफ आरबीआई के साथ, या इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड आईईपीएफ, आईपीएफए के साथ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। However, ओनर नॉमिनी यूजुअली इसे वापस क्लेम करने का राइट रिटेन करते हैं, एक प्रोसेस फॉलो करके। Okay, so the right to claim remains. IEPFA, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, कंपनीज एक्ट के तहत एस्टैब्लिश हुई यह अथॉरिटी IEPF एडमिनिस्टर करती है। कंपनीज लीगली रिक्वायर्ड हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स और रिलेटेड शेयर्स 7 साल बाद इस फंड में ट्रांसफर करने के लिए। IEPFA का डुअल रोल है इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस प्रमोट करना एंड इन अनक्लेम्ड अमाउंट्स का रीफंड राइटफुल ओनर्स को फैसिलिटेट करना। Education and refunds both. कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, समन्वित दृष्टिकोण, जो इस कैंपेन को सिग्निफिकेंट बनाता है वो ये है कि सभी मेजर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई और IEPFA एक बैनर के अंडर मिलकर काम कर रहे हैं। ये यूनिफाइड एफर्ट सिटीजन्स के लिए प्रोसेस सिंप्लीफाई करने का एम रखता है, जो वरना कंफ्यूज हो सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनक्लेम्ड एसेट्स के लिए कहा जाना है। डिजिटल टूल्स, डिजिटल उपकरण, कैंपेन टेक्नोलॉजी को हेवीली लेवरेज करेगा। एक्सपेक्ट कीजिए डेडिकेटेड वेब पोर्टल्स, सर्चेबल डेटाबेसेस, क्लियर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOPs, मानक संचालन प्रक्रियाएं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQs, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, वीडियो ट्यूटोरियल्स और पॉसिबली हेल्पलाइंस सिटीजन्स को गाइड करने के लिए कि पोटेंशियल अनक्लेम्ड एसेट्स कैसे सर्च करें और क्लेम प्रोसेस ऑनलाइन या ऑफलाइन नेविगेट करें। Coordinated approach and digital tools sound very helpful indeed. Prelims facts बताओ इसकी जल्दी से। Sure, note these prelims pointers. Campaign name, आपकी पूंजी, आपका अधिकार। Duration, अवधि, October to December 2025, 3 months। दोहराएं, October to 2025. Launch from गांधीनगर, गुजरात। दोहराएं, गांधीनगर. Launched by Finance Minister Nirmala Sitharaman. Coordinating bodies, समन्वय निकाय, RBI, SEBI, IRDAI and IEPFA. दोहराएं, RBI, SEBI, IRDAI, IEPFA. Objective, awareness and facilitation of claims for unclaimed financial assets. Types of assets covered, शामिल संपत्ति, बैंक डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस क्लेम्स, म्यूचुअल फंड्स, डिविडेंड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, etc. Support mechanism, expected to include SOPs, FAQs, digital demo portals, helplines. Facts noted. अब मेंस एनालिसिस की बारी।
Why is this campaign important beyond just returning money? What's the deeper significance? मेंस पर्सपेक्टिव से सिग्निफिकेंस सब्सटैंशियल है। फर्स्टली ये एक मार्केट फेलियर एड्रेस करता है जो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री सूचना विषमता सिस्टम करता है। सिटीजन्स अक्सर अवेयरनेस लैक करते हैं या प्रोसीजरल हर्डल्स फेस करते हैं जिससे ह्यूज सम्स अनप्रोडक्टिव पड़े रहते हैं। ये कैंपेन उस इंफॉर्मेशन गैप को ब्रिज करने का एम रखता है। Bridging the information gap. Yes? सेकेंडली ये फाइनेंशियल सेक्टर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता संरक्षण और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, निवेशक संरक्षण स्ट्रेंथन करने की दिशा में एक सिग्निफिकेंट मूव है। ये उस प्रिंसिपल को रीइंफोर्स करता है कि पैसा लोगों का है और उन्हें वापस मिलना चाहिए। थर्डली ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन प्रमोट करता है। जब लोग सक्सेसफुली अपने लॉस्ट फंड्स रिक्लेम करते हैं तो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में उनका ट्रस्ट एनहांस होता है और पोटेंशियली फर्दर पार्टिसिपेशन एनकरेज होता है। Trust is important. फोर्थली ये एफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। सिटीजन्स को रिटर्न किया गया पैसा इकोनॉमी में एंटर करता है, पोटेंशियली कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट बूस्ट करता है बजाय आइडल पड़े रहने के। फिफ्थली मल्टीपल रेगुलेटर्स द्वारा कोऑर्डिनेटेड अप्रोच इंप्रूव्ड इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन और गवर्नेंस के प्रति ज्यादा सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच डेमोन्स्ट्रेट करता है, रेगुलेटरी साइलोज ब्रेक डाउन करके। सिक्स्थली ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर अनक्लेम्ड अमाउंट्स की हैंडलिंग के रिगार्ड में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एनहांस करता है। Wow. So many angles: market failure, consumer protection, inclusion, capital use, collaboration. तो इसके implications क्या होंगे? What impact can we expect? Let's project the potential impact. Short term, public awareness में significant increase about unclaimed assets. जी, Regulatory portals पर searches में rise. जी, Digital financial literacy में increase. जी. Claims filed न की संख्या में surge. More claims. Okay. Medium term, investor confidence में boost Financial inclusion. पर improved statistics. Dormant accounts और unclaimed funds के volume में कमी over time? Financial institutions proactively customers और nominees track करने के लिए अपने processes improve कर सकते हैं। जी. Long term, एक ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल फाइनेंशियल सेक्टर, Strengthened investor protection frameworks. निवेशक संरक्षण ढांचे, जी. एक ज्यादा वाइब्रेंट फाइनेंशियल इकोसिस्टम जहां सिटीजन्स फील करें कि उनका पैसा सेफ और एक्सेसिबल है। ये सटली ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है एज लॉक्ड फंड्स आर रिलीज्ड। Sounds very positive overall. लेकिन कैंपेन तो डेक 2025 में खत्म हो जाएगा. What's the way forward? How to sustain this effort? एक्सीलेंट पॉइंट। कैंपेन्स इनिशियल मोमेंटम क्रिएट करते हैं लेकिन सस्टेनेबिलिटी के लिए लॉन्ग टर्म मेजर्स चाहिए। वे फॉरवर्ड इंक्लूड कर सकता है फर्स्ट, ऐसे अवेयरनेस ड्राइव्स को वन ऑफ इवेंट के बजाय एक रेगुलर फीचर बनाना, परहैप्स एनुअली। Regular drives. Good idea. सेकंड, टेक्नोलॉजी को फर्दर लेवरेज करना। क्या आधार लिंकिंग अक्रॉस फाइनेंशियल एसेट्स प्रोएक्टिवली पोटेंशियल क्लेमेंट्स आइडेंटिफाई और नोटिफाई करने में हेल्प कर सकती है, स्पेशली नॉमिनीज अपॉन द डेथ ऑफ द प्राइमरी होल्डर। JAM ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल को ज्यादा इफेक्टिवली यूज करना, एक्सप्लोर करना। Using JAM. थर्ड, डिफरेंट रेगुलेटर्स और एसेट टाइप्स के अक्रॉस क्लेम प्रोसीजर सिंप्लीफाई और हार्मोनाइज करने के लिए लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ सकती है। प्रोसेस जितना पॉसिबल हो सीमलेस और क्लेमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, स्पेशली स्मॉलर अमाउंट्स या लेस लिटरेट इंडिविजुअल्स के लिए। Simpler procedures. यस। फोर्थ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मैंडेट करने की जरूरत है कि वो एसेट्स को अनक्लेम्ड क्लासिफाई करने से पहले कस्टमर्स या नॉमिनीज ट्रेस करने के लिए ज्यादा प्रोएक्टिव एफर्ट्स करें। फिफ्थ, IEPFA और दूसरे रेगुलेटर्स द्वारा कंटिन्यूअस इन्वेस्टर एजुकेशन क्रूशियल है, इवन बियॉन्ड द कैंपेन पीरियड। Leveraging JAM and simplifying procedures sound like practical next steps. Great discussion. चलो, अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं and let's move to international relations, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, Section 3. IR में आज एक potentially significant development है। इंडिया, भारत और चीन, चाइना के बीच 5 years के लंबे गैप के बाद डायरेक्ट फ्लाइट्स, सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो रही हैं। Finally, this feels like a big deal, right? It is certainly a notable development in the context of India-China relations. 5 साल से ज़्यादा सस्पेंडेड रहने के बाद दोनों देशों के बीच डायरेक्ट कमर्शियल फ्लाइट्स रिज्यूम होने वाली हैं। एक्सपेक्टेशन है कि सर्विसेज लेट अक्टूबर 2025 तक कमेंस हो जाएंगी। लेट अक्टूबर, ओके? ये डिसीजन 2025 भर में
दोनों देशों के सिविल एविएशन अथॉरिटीज के बीच हुई सीरीज ऑफ टेक्निकल लेवल डिस्कशंस, तकनीकी स्तर की चर्चाएं के बाद आया है। इनफैक्ट इंडिगो एयरलाइन ने अपना पहला रूट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, कोलकाता और ग्वांगझो को कनेक्ट करने वाली डेली फ्लाइट, दैनिक उड़ान, स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 26-25। रिपीट, कोलकाता ग्वांगझो डेली फ्रॉम ऑक्ट 26। उनके पास दिल्ली ग्वांगझो रूट के प्लान्स भी हैं, जो फाइनल अप्रूवल्स अवेट कर रहा है। 5 years. That's a really long time in international relations. Why were they suspended in the first place? थोड़ा बैकग्राउंड रिफ्रेश कर दो। सस्पेंशन फेजेस में हुआ था। इनिशियली ये अर्ली 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 महामारी के आउटब्रेक के कारण शुरू हुआ था, जब कंट्रीज ग्लोबली ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट कर रही थी। The pandemic, right? हाउएवर, सिचुएशन बाद में और कॉम्प्लेक्स हो गई। जब इंडिया ने दूसरी कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल ट्रैवल रीओपन करना शुरू किया, तब भी चाइना के साथ फ्लाइट्स की रिजम्पशन स्टॉल्ड रही। ये प्राइमरीली मई 2020 में शुरू हुए लद्दाख बॉर्डर स्टैंड ऑफ, लद्दाख गतिरोध के बाद बायलैटरल टाइज में आई सीवियर डिटोरिएशन के कारण था। बॉर्डर टेंशंस ने रिलेशंस में डीप फ्रीज ला दिया और डायरेक्ट फ्लाइट्स रिस्टोर करना बैकबर्नर पर चला गया। तो ये इनिशियली पेंडेमिक का मिक्स था, फॉलोड बाय प्रोलॉन्ग्ड जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन। Right. The Ladakh standoff cast a long shadow. तो अब फ्लाइट्स का रिज्यूम होना, does this signal a thaw? What's the significance? और सिलेबस लिंक क्या है इसका? इसे डेफिनेटली एक पॉजिटिव सिग्नल इंटरप्रेट किया जा रहा है, ऑल्बिएट एक कॉशियस वन, टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज। ये एक लॉन्ग पीरियड ऑफ डेडलॉक के बाद एक टेंजिबल स्टेप है। सिलेबस वाइज ये डेवलपमेंट जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडर आता है, कवरिंग इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, bilateral, regional, and global groupings and agreements involving India and or affecting India's interests, or specifically India-China bilateral relations. Okay, IR paper? ये confidence building measures और restoring people-to-people connectivity, लोगों के बीच संपर्क जैसे concepts के लिए relevant है। Importantly, कई एनालिस्ट इस रिजम्पशन टू अक्टूबर 2024 में हुए लद्दाख डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट से स्टेम करने वाले फॉलो अप एक्शन के रूप में देखते हैं, जिसने रिपोर्टेडली रिमेनिंग फ्रिक्शन पॉइंट्स एड्रेस किए थे। यह सजेस्ट करता है कि ग्राउंड पर डी-एस्केलेशन अचीव करने के बाद नॉन मिलिट्री एस्पेक्ट्स पर आगे बढ़ने की कुछ विलिंगनेस है। Okay, a CBM post Ladakh agreement. Makes sense. इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स या स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो पता होने चाहिए? यस, कुछ टर्म्स रेलेवेंट हैं यहाँ। एयर सर्विसेज एग्रीमेंट, ASA, हवाई सेवा समझौता। ये फाउंडेशनल बायलैटरल ट्रीटी है, द्विपक्षीय संधि है, जो दो कंट्रीज के बीच कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट गवर्न करती है। ये रूट्स, फ्रीक्वेंसीज, कैपेसिटी, परमिटेड एयरलाइंस एटसेट्रा के रूल सेट करती है। फ्लाइट्स की रिजम्पशन एग्जिस्टिंग इंडिया चाइना ASA के फ्रेमवर्क के भीतर ऑपरेट करती है। ऐसा, गॉट इट मॉरट। विंटर स्केड्यूल, शीतकालीन कार्यक्रम। इंटरनेशनल एविएशन में एयरलाइंस 2 सीजनल स्केड्यूल्स पर ऑपरेट करती हैं, समर रफली मार्च-अक्टूबर और विंटर रफली अक्टूबर-मार्च। लेट अक्टूबर में स्टार्ट होने वाली फ्लाइट्स जैसे कोलकाता ग्वांगझू वाली विंटर स्केड्यूल 2025 के अंडर आती हैं। एयरलाइंस ये स्केड्यूल्स एविएशन अथॉरिटीज के साथ फाइल करती हैं। टेक्निकल लेवल डिस्कशंस, ये हाई लेवल पॉलिटिकल टॉक्स नहीं है, बल्कि इसमें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA नागर विमानन महानिदेशालय ऑफ इंडिया और उसके चाइनीज काउंटरपार्ट के ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं। वो ऑपरेशनल स्पेसिफिक्स डिस्कस करते हैं, जैसे एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट स्लॉट्स, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एटसेट्रा, जो फ्लाइट्स एक्चुअली स्टार्ट करने के लिए नीडेड है। पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, ये टर्म दो कंट्रीज के सिटीजन्स के बीच डायरेक्ट इंटरेक्शन फैसिलिटेट करने को रेफर करता है। स्टूडेंट्स, टूरिस्ट्स, बिजनेस ट्रैवलर्स, फैमिली विजिट्स। डायरेक्ट फ्लाइट्स इस कनेक्टिविटी का प्राइमरी इनेबलर हैं, जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में हेल्प कर सकती हैं, ऑल्दो वो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल इश्यूज रिजॉल्व नहीं करती। ऐसा, विंटर स्केड्यूल, टेक्निकल टॉक्स, गॉट इट। अब प्रीलिम्स फैक्ट्स दे दो इसके बारे में, स्पेसिफिक्स आर इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, की प्रीलिम्स पॉइंटर्स, सस्पेंशन ड्यूरेशन, निलंबन अवधि, ओवर 5 years सिंस अर्ली 2020, दोहराएं, more than 5 years, resumption date, बहाली तिथि, expected from October 26, 2025, दोहराएं, October 26, first route, पहला मार्ग, कोलकाता, ग्वांगझू, दोहराएं, कोलकाता, ग्वांगझू, operating airline, संचालक एयरलाइन, इंडिगो,
ऑफरिंग डेली सर्विस। सेकेंड प्लान्ड रूट, दूसरा नियोजित मार्ग, दिल्ली ग्वांगजू, ऑल्सो बाय इंडिगो, सब्जेक्ट टू अप्रूवल्स। एयर इंडियाज प्लान्स, एयर इंडिया की योजना, रिपोर्टेडली प्लानिंग टू कनेक्ट दिल्ली शंघाई पॉसिबली बिफोर द एंड ऑफ 2025। प्री सस्पेंशन कनेक्टिविटी लेवल, सस्पेंशन से ठीक पहले लेट 2019 अर्ली 2020 में इंडिया और चाइना के बीच वेरियस एयरलाइंस के अक्रॉस 500 से ज्यादा मंथली फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही थी। दोहराए, ओवर 500 फ्लाइट्स पर मंथ। ये उस सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ इंटरेक्शन को इंडिकेट करता है जो डिसरप्ट हुआ था। 500 flights a month, that really puts the 5-year gap into perspective. अब मेंस एनालिसिस टाइम। इसका डीपर डिप्लोमैटिक मीनिंग क्या है? Is it a major breakthrough or just a small step? इसे जनरली एक सिग्निफिकेंट स्टेप माना जा रहा है, बट परहैप्स इसे ओवरऑल रिलेशनशिप में मेजर ब्रेक थ्रू कहना अभी कॉशियस होगा। मेंस पर्सपेक्टिव से ये लद्दाख में अग्री हुए मिलिट्री डी एस्केलेशन के बाद नॉर्मलाइजेशन की दिशा में एक मेजर्ड मूव सिग्निफाई करता है। जैसा मेंशन्ड, एविएशन कनेक्टिविटी अक्सर डिप्लोमैटिक हेल्थ का बैरोमीटर होती है। इसकी रेस्टोरेशन सजेस्ट करती है कि दोनों साइड्स कंप्लीट ब्रेकडाउन प्रिवेंट करने और कुछ चैनल्स मेंटेन करने में वैल्यू देखती हैं, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक और पीपल सेंट्रिक इंटरेक्शंस के लिए। So, a calculated step. हाँ, दिस रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेटजी ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन, विभाजन। इसका मतलब है कंटेंशियस इश्यूज जैसे अनरिजॉल्व्ड बाउंड्री डिस्प्यूट को उन एरिया से सेपरेट करने की कोशिश करना जहां कॉपरेशन या इंटरेक्शन म्यूचुअली बेनिफिशियल है, जैसे ट्रेड, ट्रैवल, मे बी क्लाइमेट चेंज। इंडिया कनेक्टिविटी रिस्टोर करने को विलिंग लगता है, वाइल बॉर्डर इश्यूज पर फर्म रहते हुए, इंडिकेटिंग कि वो फ्लाइट्स के सेक में सॉवरेनिटी पर कंसेशंस नहीं कर रहा है। Compartmentalization, handling different issues separately, makes sense in such a complex relationship. It balances economic pragmatism, आर्थिक व्यावहारिकता, business travel, student mobility की need recognize करते हुए, with strategic autonomy, रणनीतिक स्वायत्ता and national security concerns. ये एक pragmatic decision है जो likely businesses, students और stranded families की demand से driven है rather than strategic relationship में fundamental shift से। तो इसके इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? लेट्स मैप द पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस। शॉर्ट टर्म, सबसे इमीडिएट इम्पैक्ट है पैसेंजर्स के लिए, रिड्यूस ट्रैवल टाइम एंड कॉस्ट। थर्ड कंट्रीज जैसे हांगकांग, मिडिल ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया के थ्रू लॉन्गर मोर एक्सपेंसिव रूट्स लेने की जरूरत नहीं। बिजनेस ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स स्टडिंग इन चाइना या वाइस वर्सा, और फैमिलीज के लिए ईजियर। ट्रेड डिस्कशंस, मीटिंग्स एक्सेट्रा के लिए इम्प्रूव्ड बिजनेस कनेक्टिविटी। That's a direct benefit. मीडियम टर्म, बायलेटरल ट्रेड, द्विपक्षीय व्यापार का पोटेंशियल, फैसिलिटेशन। ऑल्दो ट्रेड रिलेशंस कॉम्प्लेक्स हैं और फ्लाइट्स के अलावा मेनी फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। टूरिज्म में पॉसिबल ग्रेजुअल इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन वीजा पॉलिसीज और ओवरऑल पॉलिटिकल क्लाइमेट। प्रोफेशनल्स और रिसर्चर्स के लिए ईजियर मूवमेंट। लॉन्ग टर्म, ये ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग की कुछ लेवल रीबिल्ड करने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। पोटेंशियली दूसरे एरियाज में डायलॉग के डोर्स ओपन कर सकता है अगर पॉजिटिव मोमेंटम सस्टेन होता है और बॉर्डर स्टेबल रहता है। ये एशिया के भीतर रीजनल कनेक्टिविटी एनहांस करता है। हाउएवर, लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी हेविली डिपेंड करती है दोनों साइड्स पर पॉलिटिकल विल और न्यू मेजर क्राइसिस या बॉर्डर फ्लेयर-अप्स की एब्सेंस पर। इट्स अ फ्रैजाइल स्टेप। Fragile step indeed. Needs careful watching. Way forward क्या है इसमें? What should we look out for? वे फॉरवर्ड है कॉशियस ऑप्टिमिज्म मिक्स विद रियलिज्म। फर्स्ट, इन फ्लाइट्स की सस्टेनेबिलिटी क्रूशली डिपेंड करती है ओवरऑल बायलेटरल रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी पर, पर्टिकुलरली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलोंग सिचुएशन पर। कोई भी न्यू मेजर इंसिडेंट फिर से सस्पेंशन लीड कर सकता है। Stability is key. सेकंड, कमर्शियल वायबिलिटी, वाणिज्यिक व्यवहार्यता की है। एयरलाइंस ने परसीव्ड डिमांड के बेस पर सर्विसेज रिज्यूम की। उन्हें लॉन्ग रन में इन रूट्स को ऑपरेशनल रखने के लिए सफिशिएंट पैसेंजर लोड फैक्टर्स चाहिए। थर्ड, हमें वॉच करना होगा कि क्या इस स्टेप के बाद फर्दर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स फॉलो होते हैं दूसरे डोमेन्स में, परहैप्स स्टॉल डायलॉग्स की रिजम्पशन, वीजा रिस्ट्रिक्शंस में ईजिंग या ट्रेड इरिटेंस पर प्रोग्रेस। क्या ये आइसोलेटेड मूव है या एक ब्रॉडर ऑलबीट स्लो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का पार्ट है? Need to see follow-up actions. Fourth, इंडिया likely engagement की अपनी पॉलिसी कंटिन्यू करेगा while vigilant रहते हुए और अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस स्ट्रेंथन करते हुए। फ्लाइट्स की रिजम्पशन स्ट्रेटेजिक फ्रंट पर गार्ड लोअर करने का इम्प्लाई नहीं करती। Okay, a pragmatic but fragile step in India-China relations. Let's move on. Section 4, Environment and Disaster Management, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन।
यहाँ हम फिर से स्पेशल कैंपेन 5.0 विशेष अभियान 5.0 पर फोकस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इसके ई वेस्ट ई कचरा एंगल पर। यस, हालांकि हमने कैंपेन 5.0 को पॉलिटी गवर्नेंस के अंडर डिस्कस किया, इसका स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल डायमेंशन, पर्टिकुलरली ई वेस्ट पर फोकस एनवायरमेंट सेक्शन के अंडर स्पेसिफिक अटेंशन डिजर्व करता है। जैसा पहले हाईलाइट किया, इस कैंपेन का जो अब इम्प्लीमेंटेशन फेज में है, एक प्राइमरी थ्रस्ट है गवर्नमेंट ऑफिसेज में अक्यूमुलेट हो रहे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का एनवायरमेंटली साउंड डिस्पोजल। ये सिर्फ सजेशन नहीं है, ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के साथ मैंडेटेड कंप्लायंस है। एम है टन्स ऑफ अनसर्विसेबल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स, एलईडीज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्लियर आउट करना और प्रॉपरली डिस्पोज करना। राइट, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022, कौन सी मिनिस्ट्री के हैं ये रूल्स? और सिलेबस के लिंक स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट पेपर के लिए दोबारा बता दो। ये क्रूशल रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नोटिफाई किए हैं। यूपीएससी सिलेबस के लिए ये टॉपिक स्क्वायरली जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट के अंडर आता है, covering areas like conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment, और specifically waste management rules. GS3 environment, okay? ये Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal जैसे international agreement से भी connect होता है, क्योंकि e-waste hazardous waste classify होता है। Nationally, ये स्वच्छ भारत मिशन complement करता है, एक specific रैपिडली ग्रोइंग और हैजर्डस वेस्ट स्ट्रीम एड्रेस करके। MoFCC एंड बेसल कन्वेंशन लिंक नोटेड। की कॉन्सेप्ट्स फिर से रिवाइज करते हैं, स्पेसिफिकली ई वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में। सर्टेनली की कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग ई वेस्ट मैनेजमेंट हैं। ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ब्रॉडली डिफाइंड एज डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, EEE। इसमें सब कुछ शामिल है, फ्रॉम लार्ज हाउस होल्ड अप्लायंसेज to IT equipment, consumer electronics, lighting equipment, etc. ये कॉम्प्लेक्स वेस्ट स्ट्रीम है जिसमें वैल्यूएबल रिकवरेबल मटेरियल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और हजार्डस सब्सटेंसेस जैसे लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम दोनों होते हैं। वैल्यूएबल एंड हैजर्डस बोथ। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व। ये ई वेस्ट रूल्स 2022 और अर्लियर वर्जन्स का कॉर्नरस्टोन प्रिंसिपल है। ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स पर डालता है उनके प्रोडक्ट्स की एंड ऑफ लाइफ पर एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट इंश्योर करने की। प्रोड्यूसर्स को ई वेस्ट कलेक्शन, रिसाइकलिंग और रिफर्बिशमेंट के स्पेसिफिक टारगेट्स दिए जाते हैं। उन्हें सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्टर करना और अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करना होता है। प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स EPR। एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट, पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन। ये ई वेस्ट को इस तरह मैनेज करने को रेफर करता है जिससे ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो। इसमें कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिसमैंटलिंग, रिसाइकलिंग और फाइनल डिस्पोजल के दौरान पोल्यूशन प्रिवेंट करना शामिल है। ये क्रूड मेथड्स जैसे ओपन बर्निंग या एसिड लीचिंग, जो अक्सर इनफॉर्मल सेक्टर में प्रैक्टिस होते हैं, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है। बल्क कंज्यूमर्स, थोक उपभोक्ता। 2022 रूल्स बल्क कंज्यूमर्स डिफाइन करते हैं एंटिटीज जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, PSUs, बैंक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा, जो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ई वेस्ट जनरेट करते हैं। उनकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं प्राइमरीली इंश्योर करना कि उनका ई वेस्ट सिर्फ रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर्स, रिसाइकलर्स या रिफर्बिशर्स को हैंडओवर किया जाए। वो इसे स्क्रैप डीलर्स या म्युनिसिपल वेस्ट के थ्रू डिस्पोज नहीं कर सकते। स्पेशल कैंपेन 5.0 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इस बल्क कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लाई करने में हेल्प करता है। Are critical parts of the rules. Prelims facts specifically for the e-waste angle of the campaign. Key facts to note for prelims. Governing regulation, नियामक ढांचा. E-waste management rules 2022. दोहराएं, rules of 2022. Nodal मंत्रालय, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, MO, FECC. Campaign target group, अभियान लक्ष्य समूह. All central government offices, PSUs, autonomous bodies acting as bulk consumers. Target waste stream, लक्षित अपशिष्ट, focus on unserviceable electronic items like computers, laptops, printers, LEDs, etc. Compliance mandate, अनुपालन जनादेश,
Disposal must adhere strictly to the 2022 rules, ensuring channelization to authorized entities. Campaign period. Implementation phases, October 2 to 31, 2025. गॉट इट। अब मेंस एनालिसिस आते हैं। गवर्नमेंट अपनी ही ऑफिसेज में ई वेस्ट मैनेजमेंट पर इतना फोकस क्यों कर रही है? व्हाट्स द लार्जेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लीड बाय एग्जाम्पल अप्रोच? लीड बाय एग्जाम्पल अप्रोच मेंस पर्सपेक्टिव से हाईली सिग्निफिकेंट है। फर्स्टली, गवर्नमेंट इटसेल्फ देश में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लार्जेस्ट बल्क कंज्यूमर्स में से एक है ड्यू टू मैसिव डिजिटलाइजेशन एफर्ट्स, डिजिटल इंडिया। अगर गवर्नमेंट अपनी ही रूल्स फ्लाउट करती है तो ये एंटायर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अंडरमाइन करता है। कंप्लायंस डेमोन्स्ट्रेट करना प्राइवेट सेक्टर के लिए एक पावरफुल प्रेसिडेंट मिसाल सेट करता है और सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज करता है। राइट, गवर्नमेंट सेट्स द एग्जाम्पल। सेकेंडली, ये आई एम प्रॉपर ई वेस्ट डिस्पोजल से पोज होने वाले सब्सटैंशियल एनवायरमेंटल हैजर्ड एड्रेस करता है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में टन्स ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स अक्यूमुलेट होना सॉइल और वाटर कंटेमिनेशन का रियल रिस्क पोज करता है अगर साइंटिफिकली हैंडल ना किया जाए। ये कैंपेन उस रिस्क को डायरेक्टली गवर्नमेंट प्रेमिसेस के अंदर टैकल करता है। थर्डली, ये गवर्नमेंट का कमिटमेंट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरणीय स्थिरता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs सतत विकास लक्ष्य अचीव करने की तरफ शोकेस करता है। पर्टिकुलरली SDG 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन और SDG 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। लिंक्स टू SDGs टू। फोर्थली, प्रॉपर ई वेस्ट मैनेजमेंट सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट प्रमोट करता है। डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स से वैल्यूएबल रिसोर्सेज रिकवर करके रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन वर्जिन मटेरियल्स। ये कैंपेन ई वेस्ट को फॉर्मल रिसाइकलर्स तक इंश्योर करके सर्कुलर इकोनॉमी इकोसिस्टम सपोर्ट करता है। सर्कुलर इकोनॉमी लिंक इज वेरी रेलेवेंट। राइट। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? लेट्स लुक एट द पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस। शॉर्ट टर्म, गवर्नमेंट बिल्डिंग से एक्यूमुलेटेड ई वेस्ट का सिग्निफिकेंट क्लियरेंस, वर्क स्पेस इंप्रूव करना और इमीडिएट एनवायरमेंटल हैजर्ड्स रिड्यूस करना। ऑथराइज्ड ई वेस्ट रिसाइकलर्स और डिसमेंटलर्स के लिए इंक्रीज्ड बिजनेस। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स द्वारा बेटर कंप्लायंस रिपोर्टिंग। इमीडिएटली ना। मीडियम टर्म, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट और डिस्पोजल सिस्टम्स के अंदर प्रॉपर ई वेस्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इन्वायरमेंटली हार्मफुल इनफॉर्मल सेक्टर में गवर्नमेंट जनरेटेड ई वेस्ट का फ्लो कम होना। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पर फोकस्ड स्पेशलाइज्ड ई वेस्ट कलेक्शन और हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का पोटेंशियल डेवलपमेंट। लॉन्ग टर्म, नेशनल ई वेस्ट रिसाइकलिंग टारगेट्स अचीव करने में कंट्रीब्यूशन। इंडिया में फॉर्मल ई वेस्ट रिसाइकलिंग इंडस्ट्री स्ट्रेंथन होना। गवर्नमेंट ऑपरेशंस का रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, कॉर्पोरेट इंडिया के फॉलो करने के लिए बेंचमार्क सेट करना, पोटेंशियली लीडिंग टू बेटर ओवरऑल ई वेस्ट मैनेजमेंट अक्रॉस द कंट्री। गवर्नमेंट के अंदर ग्रीन प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज प्रमोट करना। Creating a benchmark is a strong point. Okay, let's switch gears completely. Section 5, Science and Technology, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। कुछ एक्साइटिंग है यहाँ। स्पोर्ट्स टेक। फीफा ने 2026 वर्ल्ड कप के लिए एक नई हाईटेक बॉल अनवेल की है। इसका नाम है ट्रियोंडा। ट्रियोंडा? इसमें क्या टेक लगा है भाई? ओ यस, ये काफी फैसिनेटिंग है। ट्रियोंडा सिर्फ कोई फुटबॉल नहीं है, ये टेक्नोलॉजी से पैक्ड है। एक्साइटेड टोन स्टार फीचर है, एक सोफिस्टिकेटेड 500 हर्ट्ज मोशन सेंसर चिप। 500 हर्ट्ज, वाओ। 500 हर्ट्ज का मतलब है ये सेंसर बॉल के मूवमेंट का डेटा 500 टाइम्स वाओ एवरी सेकंड कैप्चर करता है। दैट्स इनक्रेडिबली हाई फ्रीक्वेंसी। ये चिप उसका पार्ट है जिसे इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट IMU कहते हैं, जिसमें टिपिकली एक्सेलरोमीटर्स त्वरणमापी होते हैं लीनियर एक्सेलरेशन मेजर करने के लिए, और जायरोस्कोप्स होते हैं रोटेशनल मूवमेंट मेजर करने के लिए। टुगेदर ये एक्सट्रीमली प्रिसाइज रियल टाइम डेटा, वास्तविक समय डेटा देते हैं, बॉल की स्पीड, स्पिन, ट्रैजेक्टरी और क्रूशली एग्जैक्ट मूवमेंट जब उसे किक या टच किया जाता है। 500 times a second, that's mind-boggling precision. इसका प्रैक्टिकल यूज क्या होगा मैच के दौरान? रेफरीज के लिए है क्या? एग्जैक्टली। प्राइमरी एप्लीकेशन है रेफरी डिसीजन मेकिंग, रेफरी के निर्णय लेना सिग्निफिकेंटली एनहांस करना, पर्टिकुलरली ट्रिकी और अक्सर कंट्रोवर्शियल सिचुएशंस जैसे ऑफसाइड कॉल्स के लिए। हाँ, दी ऑफसाइड कॉल्स। आपको कतार 2022 वर्ल्ड कप में यूज हुई सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी याद होगी। ट्रियोंडा की टेक उसी पर बिल्ड करती है। बॉल से हाईली एक्यूरेट सेंसर डेटा, प्रिसाइज किक पॉइंट टाइम जानते हुए, combined with optical player tracking data और artificial intelligence AI algorithms,
वीडियो असिस्टेंट रेफरी VARM वीडियो सहायक रेफरी सिस्टम को ऑफसाइड सिचुएशंस मच फास्टर और मोर एक्यूरेटली डिटरमिन करने अलाउ करता है। Faster and more accurate VAR. हाँ, ये पोटेंशियली हैंडबॉल इंसिडेंट्स डिटरमिन करने, क्या बॉल हैंड को टच की, गोल लाइन टेक्नोलॉजी डिसीजंस, क्या बॉल पूरी तरह लाइन क्रॉस की और दूसरी सिचुएशंस रिक्वायरिंग प्रिसाइज बॉल डेटा में भी असिस्ट कर सकता है। तो VAR को सुपर पावर्स मिल रही हैं इस बॉल से। इंटरेस्टिंग। इसका सिलेबस लिंक क्या बनेगा? ये नाइसली GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फिट होता है अंडर टॉपिक्स लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ और अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनोटेक्नोलॉजी एटसेट्रा। मोर स्पेसिफिकली ये एडवांसमेंट्स इन स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, खेल प्रौद्योगिकी में प्रगति, एप्लीकेशंस ऑफ सेंसर टेक्नोलॉजी, सेंसर अनुप्रयोग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT as the ball potentially transmits data, data analytics, data विश्लेषण in sports और advancements in precision measurement systems का excellent example है। ग्रेट। की कॉन्सेप्ट्स क्या याद रखने इस टॉपिक में? Key terms जो understand है 500 Hz motion sensor, एक सेंसर जो डेटा 500 टाइम्स पर सेकेंड रिकॉर्ड करने केपेबल है, प्रोवाइडिंग वेरी हाई टेम्पोरल रेजोल्यूशन फॉर एनालाइजिंग रैपिड मूवमेंट्स लाइक किकिंग अ बॉल। इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट IMU, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक फोर्स, एंगुलर रेट और समटाइम्स ओरिएंटेशन मेजर और रिपोर्ट करता है, यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेलरोमीटर्स, जायरोस्कोप्स और समटाइम्स मैग्नेटोमीटर्स, स्मार्टफोन्स, ड्रोन्स और अब फुटबॉल्स में मिलता है। IMU, ओके। जी, जो मैच ऑफिशियल्स को वीडियो रिप्लेज यूज करके डिसीजंस रिव्यू करने और ऑन फील्ड रेफरी से कम्युनिकेट करने अलाउ करती है। ट्राई-ऑन-द बॉल VAR सिस्टम को क्रूशियल डेटा प्रोवाइड करने का एम रखती है। रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन, वास्तविक समय डेटा प्रसारण, बॉल के अंदर सेंसर सिस्टम की कैपेबिलिटी कैप्चर डेटा ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली ऑफिशिएटिंग टीम को मैच के दौरान सेंड करने की, अलाउइंग फॉर क्विक एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। IMU VAR 50 हर्ट्ज, गॉट इट। अब प्रीलिम्स फैक्ट्स बता दो इस ट्राई-ऑन-द बॉल के बारे में, नाम, होस्ट कंट्रीज एटसेट्रा। Sure, here are the prelims pointers. Ball name, गेंद का नाम, ट्रियोंडा, ट्रियोंडा। नाम रिपोर्टेडली स्पेनिश फॉर 3 लहरें हैं, पॉसिबली 3 होस्ट नेशंस सिंबलाइज करते हुए। रिपीट, ट्रियोंडा। इवेंट, आयोजन, ऑफिशियल मैच बॉल फॉर द 2026 फीफा वर्ल्ड कप। होस्ट कंट्रीज, मेजबान देश, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, मेक्सिको एंड कनाडा, कनाडा। नोटेबली ये फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप है जो 3 कंट्रीज को होस्ट कर रही हैं। रिपीट, USA, मेक्सिको, कनाडा। की टेक्नोलॉजी, प्रमुख तकनीक, द इंटीग्रेटेड 500 हर्ट्ज मोशन सेंसर IMS। रिपीट, 500 हर्ट्ज सेंसर। डिजाइन, डिजाइन features a unique 4-panel construction with triangular motifs designed for aerodynamic stability and consistency. Evolution, विकास, ये टेक्नोलॉजी कतार 2022 वर्ल्ड कप के दौरान अल रिहला बॉल में यूज हुई सेंसर टेक पर एडवांसमेंट है, ऑफरिंग हायर फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियली मोर एक्यूरेसी। 3 host countries, try-on-the ball, 500 hertz, sensor, crystal clear. Now for the mains analysis. What does this development signify in the broader context of sports and technology? मेन्स व्यू पॉइंट से ये सेवरल इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स सिग्निफाई करता है। फर्स्ट, ये हाई टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के डीपनिंग कन्वर्जेंस को हाईलाइट करता है। प्रिसिजन इंजीनियरिंग और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्रीजिंगली एलीट एथलेटिक कंपटीशन का इंटीग्रल पार्ट बन रहे हैं। Tech is taking over sports. सेकंड, ये स्पोर्ट्स ऑफिशिएटिंग में फेयरनेस, निष्पक्षता, एक्यूरेसी, सटीकता और ऑब्जेक्टिविटी एनहांस करने की ड्राइव रिफ्लेक्ट करता है by minimizing human error, especially high-stakes moments में जो बिलियंस ग्लोबली देखते हैं। टेक्नोलॉजी क्रेडिबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स इंप्रूव करने का टूल देखी जाती है। थर्ड, ये स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी के रोल के बारे में इंटरेस्टिंग डिस्कशंस रेज करता है। वाइल ये एक्यूरेसी एड करती है कि टेक पर एक्सेसिव रिलायंस गेम के नेचुरल फ्लो डिसरप्ट करता है या ऑन फील्ड रेफरी की अथॉरिटी अंडरमाइन करता है। ये टेक्नोलॉजी को स्पोर्ट के ह्यूमन एलिमेंट या स्पिरिट के साथ बैलेंस करने के बारे में ऑनगोइंग डिबेट है। The tech versus human element debate. Always relevant. फोर्थ,
ये स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो रहे सिग्निफिकेंट कमर्शियल इन्वेस्टमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D अनुसंधान और विकास शोकेस करता है, जो एक ग्रोइंग ग्लोबल इंडस्ट्री है। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे आगे चलकर? लेट्स कंसिडर द पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस शॉर्ट टर्म। 2026 वर्ल्ड कप के दौरान हम VAR सिस्टम से फास्टर एंड पोटेंशियली मोर एक्यूरेट डिसीजंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली ऑफ साइड कॉल्स के लिए। ये कंट्रोवर्सीज रिड्यूस कर सकता है, दो डिबेट्स कंप्लीटली डिसअपियर होने अनलाइकली हैं। Fewer controversies, hopefully. मीडियम टर्म अगर सक्सेसफुल और वेल रिसीव्ड रही तो ये हाई फ्रीक्वेंसी सेंसर टेक्नोलॉजी दुनिया भर की मेजर प्रोफेशनल फुटबॉल लीग्स में वाइडर अडॉप्शन अपनाना देख सकती है और पोटेंशियली दूसरे बॉल स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट, बॉल ट्रैकिंग, एज डिटेक्शन, टेनिस, लाइन कॉल्स एटसेट्रा में यूज के लिए अडेप्ट की जा सकती है। लॉन्ग टर्म स्मार्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का कंटिन्यूड एवोल्यूशन विकास। हम बॉल्स देख सकते हैं विद इवन मोर सेंसर्स कैप्चरिंग डेटा ऑन इम्पैक्ट फोर्स, स्पिन रेट चेंजेस एटसेट्रा, लीडिंग टू मोर डेटा ड्रिवन ऑफिशिएटिंग, डेटा संचालित अधिनिर्णय, एनहांस्ड ब्रॉडकास्ट एक्सपीरियंसेस विद रियल टाइम बॉल स्टैट्स और कोचेस और प्लेयर्स के लिए परफॉर्मेंस एनालिसिस के न्यू मैट्रिक्स। Fascinating. The future of sports is definitely tech heavy. Okay, अब थोड़ा सीरियस और सेंसिटिव टॉपिक की तरफ चलते हैं। सेक्शन 6 इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट is set to hear the detention case of लद्दाखी एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक हिरासत मामले की सुनवाई करेगा। What's the situation here? Yes, ये एक डेवलपमेंट है with significant legal and political ramifications. गीतांजलि अंगमो, जो नोटेड लद्दाखी एक्टिविस्ट और रेमंड मैग्सेसे अवार्ड विनर सोनम वांगचुक की वाइफ हैं, ने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया है एक हेबियस कॉर्पस पिटिशन के साथ। Habeas corpus. ओके, ये पिटिशन उनके स्ट्रिंजेंट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हुए डिटेंशन को चैलेंज करती है। मिस्टर वांगचुक को सितंबर 26 को डिटेन किया गया था फॉलोइंग द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस ड्यूरिंग प्रोटेस्ट्स इन लद्दाख ऑन सितंबर 24, जिसमें 4 डेथ्स और न्यूमरस इंजरीज हुई थीं। वो करंटली राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में हेल्ड हैं। सीरियस टोन, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वो मैटर दशहरा ब्रेक के बाद सून टेकअप करेगी। हाँ, the connection to the recent Ladakh violence is clear, but using the National Security Act against someone like Sonam Wangchuk, widely known for his educational and environmental work, that sounds very serious. इसका syllabus connection क्या है? This seems to touch many areas. ये इंडीड बहुत सीरियस है और मल्टीपल सिलेबस एरिया से कनेक्ट होता है। प्राइमरीली GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी। All right. Topics like linkages between development and spread of extremism, role of external state and non-state actors, challenges to internal security or management of border areas, statehood और 6th schedule status डिमांड करने वाले प्रोटेस्ट का कॉन्टेक्स्ट रेलेवेंट है यहाँ। GS3 security, राइट। GS paper 2 polity and constitution. क्रूशली इसमें फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार इन्वॉल्व हैं, स्पेसिफिकली आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, और आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, जो एक्सप्लिसिटली अरेस्ट और प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड सेफगार्ड्स डील करता है। पिटिशन इटसेल्फ आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इन्वोक करती है, जो सुप्रीम कोर्ट को हेबियस कॉर्पस जैसी रिट्स इश्यू करने एम्पावर करता है। Articles 21, 22, 32, very important. ये नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर गवर्न करने वाले लॉज को भी टच करता है। लद्दाख के लिए 6th शेड्यूल, 6ठी अनुसूची स्टेटस की डिमांड भी बैकग्राउंड में की कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है। Okay, security, constitution, fundamental rights, articles 21, 22, 32, NSA, 6th schedule, multiple critical links. थोड़ा की कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर दो, स्पेशली NSA और habeas corpus को, for clarity. Absolutely. Let's clarify these important concepts. National Security Act 1980, NSA राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, निवारक निरोध कानून है। ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को एक पर्सन डिटेन करने एम्पावर करता है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर प्रेजुडिशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, the relations of India with foreign powers, the maintenance of public order, या the maintenance of supplies and services essential to the community.
प्यूनिटिव डिटेंशन जो क्राइम ऑलरेडी कमिट होने के बाद ट्रायल फॉलो करती है कि अनलाइक प्रिवेंटिव डिटेंशन अथॉरिटीज को समवन डिटेन करने अलाउ करती है बिफोर वो अलेजिडली कोई हार्मफुल एक्ट कमिट करें। Detention before the act. That's preventive detention. हाँ, एनएसए के तहत डिटेंशन 12 मंथ्स तक एक्सटेंड हो सकता है विदाउट फॉर्मल क्रिमिनल चार्जेस बीइंग फाइल्ड, ऑल्दो पीरियोडिक रिव्यू बाय एन एडवाइजरी बोर्ड के प्रोविजंस हैं। इसे अक्सर डिसेंट के अगेंस्ट पोटेंशियल मिसयूज के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है ड्यू टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू इन द इनिशियल स्टेजेस। हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये एक लैटिन टर्म है मीनिंग यू शैल हैव द बॉडी। ये एक रिट है कोर्ट द्वारा इशू किया गया फॉर्मल ऑर्डर स्पेसिफिकली अनलॉफुल डिटेंशन, अवैध हिरासत के अगेंस्ट रेमेडी के रूप में डिजाइन किया गया है। ये अथॉरिटी होल्डिंग अ पर्सन को कमांड करता है उन्हें कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए ताकि उनकी डिटेंशन की लीगलिटी एग्जामिन की जा सके। अगर कोर्ट डिटेंशन इलीगल पाती है तो वो पर्सन की इमीडिएट रिलीज ऑर्डर करेगी। इसे इंडिविजुअल लिबर्टी का कॉर्नरस्टोन और आर्बिट्रेरी स्टेट पावर के अगेंस्ट पावरफुल चेक माना जाता है। अवेलेबल अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स। The Great Writ for Liberty. प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध। जैसा मेंशन्ड, ये डिटेंशन पास्ट क्राइम के पनिशमेंट के रूप में नहीं बल्कि पर्सन को फ्यूचर में पोटेंशियली प्रेजुडिशियल एक्ट कमिट करने से प्रिवेंट करने के लिए है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 एनएसए जैसे लॉज के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन परमिट करता है, बट डिटेन्यू के लिए सर्टन प्रोसीजरल सेफगार्ड्स भी ले डाउन करता है, जैसे ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन जानने का राइट, इसके अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन करने का राइट और एडवाइजरी बोर्ड द्वारा रिव्यू। ऑल्दो ये सेफगार्ड्स ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ के अंडर अरेस्टेड पर्सन्स के लिए अवेलेबल सेफगार्ड से लेस रोबस्ट हैं। 6th शेड्यूल, छठी अनुसूची। कॉन्स्टिट्यूशन का ये शेड्यूल 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। ये ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एडीसीज स्वायत्त जिला परिषदें क्रिएट करने अलाउ करता है विथ सिग्निफिकेंट पावर्स ओवर लैंड, फॉरेस्ट, लोकल कस्टम्स एटसेट्रा टू प्रोटेक्ट द यूनिक कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशंस। लद्दाख में वेरियस ग्रुप से 6th शेड्यूल के अंडर इंक्लूजन की स्ट्रॉन्ग और ऑनगोइंग डिमांड रही है टू सेफगार्ड देयर डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी एंड लैंड राइट्स, स्पेशली यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। एनएसए की पावर्स तो काफी एक्सटेंसिव है। प्रीलिम्स फैक्ट्स क्या नोट करने हैं इस स्पेसिफिक केस के? Key prelims pointers related to the Sonam Wangchuk case. Legal basis for detention. निरोध का कानूनी आधार. National Security Act NSA 1980. Person detained. हिरासत में व्यक्ति. सोनम वांगचुक, लद्दाखी एक्टिविस्ट, मैग्सेसे अवॉर्डी. Location of detention. निरोध स्थान. जोधपुर सेंट्रल जेल, राजस्थान. Repeat, जोधपुर जेल. Legal challenge. Habeas corpus petition filed in the Supreme Court by his wife. Constitutional article invoked. लागू संवैधानिक अनुच्छेद. Article 32. Right to constitutional remedies. Repeat, Article 32. Status. Supreme Court expected to hear the plea after the Shara vacation, reopening October 6th. Immediate context. Detention followed violence during protest in Ladakh on September 24-25. 4 deaths, 50 plus injured. Background context. Ongoing demands for Ladakh's statehood and 6th schedule status. Got the facts. अब मेंस एनालिसिस पे आते हैं। ये मामला लार्जर पिक्चर में क्या सिग्निफाई करता है? What are the critical issues at play here? मेंस पर्सपेक्टिव से ये केस स्टार्कली स्टेट सिक्योरिटी, राज्य सुरक्षा और इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच डेलिकेट और ऑफन कंटेस्टेंस बैलेंस इल्यूमिनेट करता है। एनएसए जैसे स्ट्रिंजेंट लॉ का एप्लीकेशन पॉलिटिकल एजिटेशन और सब्सिक्वेंट वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट में सेवरल क्रिटिकल इश्यूज रेस करता है एग्जामिनेशन के लिए। पहला, अप्रोप्रिएटनेस एंड प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ एनएसए यूज। क्या एनएसए, जो सीरियस थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी के लिए डिजाइन किया गया है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट से राइज होने वाली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हैंडल करने के लिए अप्रोप्रिएट टूल है, इवन इफ वो वायलेंट हो जाए? या ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ सफाइस करना चाहिए? इसमें स्टेट के रिस्पॉन्स की प्रोपोर्शनैलिटी एनालाइज करना इन्वॉल्व है। Was NSA necessary? That's the question. 2. Concerns regarding due process. NSA जैसे preventive detention laws inherently due process safeguards जैसे prompt production before a magistrate, right to bail, speedy trial restrict करते हैं जो normal criminal procedure के under available हैं। ऐसे exceptional laws invoke करने का justification rigorous scrutiny need करता है। क्या preventive detention warrant करने के लिए sufficient material था?
3. पोटेंशियल चिलिंग इफेक्ट ऑन डिसेंट। एनएसए के तहत प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट डिटेन करना, स्पेशली वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जैसे 6th शेड्यूल की डिमांड्स लीड कर रहे हैं, पोटेंशियली लेजिटिमेट डिसेंट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर चिलिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, पर्टिकुलरली सेंसिटिव बॉर्डर रीजन्स जैसे लद्दाख में। Chilling effect is a major concern. 4. रोल ऑफ जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट का हेबियस कॉर्पस पिटिशन हैंडल करना क्रूशियल होगा। ये एग्जीक्यूटिव के डिसीजन के जुडिशियल रिव्यू का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। कोर्ट को स्टेट के सिक्योरिटी कंसर्न्स को इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट वे करना होगा, सेटिंग इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स ऑन द स्कोप एंड लिमिट्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। The balance between security and liberty is always tough. इसके implications क्या हो सकते हैं, depending on how the case proceeds? Implications significant हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म, इमीडिएट फोकस सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर है। क्या वो नोटिस इशू करेगी? क्या वो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन मांगेंगी? क्या वो इंटरिम रिलीफ ग्रांट करेगी? कोर्ट के इनिशियल ऑब्जर्वेशंस और डिटेंशन की लीगैलिटी पर फाइनल जजमेंट मिस्टर वांगचुक के लिए पर्सनली क्रिटिकल होंगे और टोन सेट करेंगे। Eyes on the Supreme Court. मीडियम टर्म आउटकम फ्यूचर एनएसए और सिमिलर लॉज के यूज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सिचुएशंस इन्वॉल्विंग पॉलिटिकल प्रोटेस्ट्स, पर्टिकुलरली रीजन्स विद ऑनगोइंग पॉलिटिकल डिमांड्स या अनरेस्ट में, ये क्लियरर जुडिशियल गाइडलाइंस लीड कर सकता है कि कब और कैसे ऐसे लॉज इन्वोक किए जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म, ये केस इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के रिगार्डिंग ब्रॉडर जूरिस्प्रूडेंशियल डिबेट में कंट्रीब्यूट करता है। क्या इंडिया एक मैच्योर डेमोक्रेसी के रूप में अभी भी डिफरेंट एरा में कंसीव किए गए ऐसे लॉज नीड करता है, या उन्हें सिग्निफिकेंट रिफॉर्म की नीड है टू प्रिवेंट मिसयूज while addressing genuine security threats? जजमेंट पोटेंशियली एनएसए अमेंड या इवन रिपील करने की कॉल्स रीइग्नाइट कर सकता है, या एटलीस्ट इसके एप्लीकेशन पर मच स्ट्रिक्टर जुडिशियल ओवरसाइट की। ये फंडामेंटली इंडियन स्टेट के नेचर और उसके सिटीजन्स राइट्स के साथ रिलेशनशिप कंसर्न करता है। A very critical case to follow indeed. Okay, let's shift focus now to social issues and welfare, सामाजिक मुद्दे और कल्याण। Section 7, हम वापस उस मैसिव 62,000 करोड़ रुपीस के यूथ पैकेज पर आते हैं। उसमें स्पेसिफिकली बिहार के यूथ के लिए क्या अनाउंसमेंट्स हुए? यस, उस लार्जर नेशनल अनाउंसमेंट के अंदर बिहार के लिए स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स हाईलाइट की गईं, इंडिकेटिंग अ फोकस ऑन रीजनल नीड्स। पीएम मोदी ने 2 एग्जिस्टिंग बिहार गवर्नमेंट स्कीम्स का रिवैम्प्ड यानी संशोधित या एनहांस्ड वर्जन लॉन्च किया। फर्स्ट, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। इस अपडेटेड स्कीम के अंडर बिहार में 5 लाख अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स जो एक्टिवली जॉब सीख कर रहे हैं को मंथली अलाउंस, मासिक भत्ता ऑफ ₹1000 मिलेगा। ये अलाउंस मैक्सिमम 2 इयर्स के पीरियड के लिए प्रोवाइड किया जाएगा टू सपोर्ट देम ड्यूरिंग देयर जॉब सर्च। रिपीट, ₹1000 per month for 5 lakh graduates for 2 years. Allowance for job seekers. Okay. Second, redesigned बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी शोकेस की गई। ये स्कीम हायर एजुकेशन को ज्यादा एक्सेसिबल बनाने एम करती है बाय प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन्स, ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण ऑफ अप टू 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपीज बिहार के स्टूडेंट्स को फॉर परसुइंग जनरल कोर्स और वेरियस प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज। Repeat, up to 4 lakh rupees, interest-free loan. 1,000 rupees monthly allowance plus a 4 lakh interest-free loan. ये तो बिहार के स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स के लिए काफी सब्सटैंशियल सपोर्ट लग रहा है। सिलेबस लिंक क्या है इसका? ये डायरेक्टली जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय से रिलेट करता है। Under topics like welfare schemes for vulnerable sections of the population by the center and the states, and the performance of these schemes, or issues relating to poverty and hunger, as unemployment often leads to poverty. Social justice. Right. ये specifically welfare schemes targeting educated unemployed youth, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं, और promoting access to higher education, उच्च शिक्षा तक पहुंच पर फोकस करता है। ये स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एग्जाम्प्लीफाई करता है एम्ड एट सोशो-इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू द लोन स्कीम, providing a social safety net, samajik suraksha jal, through the allowance, or often linking these benefits to skill development, kaushal vikas efforts.
ओके, GS2 सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर स्कीम्स, इसमें की कॉन्सेप्ट्स क्या रेलेवेंट है? Key concepts to understand here include unemployment allowance, बेरोजगारी भत्ता, एक फॉर्म ऑफ सोशल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट द्वारा एलिजिबल अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड की जाती है टू हेल्प देम मीट बेसिक नीड्स व्हाइल दे सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये यूजुअली कंडीशनल होती हैं, जैसे मस्ट बी एक्टिवली सीकिंग वर्क, और टाइम बाउंड होती है। इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन्स, ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण, एक टाइप ऑफ स्टूडेंट फाइनेंशियल एड जहां गवर्नमेंट लोन के इंटरेस्ट कंपोनेंट कवर करती है, मेकिंग द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर एजुकेशन जीरो फॉर द स्टूडेंट ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड और समटाइम्स इवन बियॉन्ड। ये हायर एजुकेशन का फाइनेंशियल बर्डन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। जीरो इंटरेस्ट मेक्स अ बिग डिफरेंस। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, एक मैकेनिज्म जो अक्सर स्टेट गवर्नमेंट्स यूज करती हैं एजुकेशन लोन्स के डिसबर्सल और मैनेजमेंट फैसिलिटेट करने के लिए। समटाइम्स स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए कार्ड प्रोवाइड करते हुए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, हालांकि सोर्स एक्सप्लिसिटली अलाउंस के लिए डिलीवरी मैकेनिज्म डिटेल नहीं करता, ऐसी स्कीम्स टिपिकली DBT यूज करती हैं अमाउंट डायरेक्टली बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए, इंश्योरिंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग लीकेजेस। क्रेडिट कार्ड स्कीम भी लाइकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्ट पेमेंट्स इन्वॉल्व करती है। टारगेटेड इंटरवेंशन, लक्षित हस्तक्षेप, ये स्कीम स्पेसिफिकली बिहार में ग्रेजुएट्स अलाउंस के लिए और हायर एजुकेशन परसू करने वाले स्टूडेंट्स लोन के लिए टारगेट करती हैं, एड्रेसिंग द स्पेसिफिक नीड्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय दीज डेमोग्राफिक ग्रुप्स विद इन द स्टेट। DBT एंड टारगेटेड इंटरवेंशन मेक सेंस। इसके प्रीलिम्स फैक्ट्स नोट करवा दो प्लीज। Sure, prelims pointers for these Bihar schemes. Allowance scheme name, Mukhyamantri Nishchay Swayam Sahayata Bhatta Yojana, revamped. Monthly allowance amount, rupees 1,000 rupees. Allowance duration for a maximum of 2 years. Allowance beneficiary target, 5 lakh unemployed graduates in Bihar. Loan scheme name, Bihar Student Credit Card Scheme, redesigned. Loan amount limit up to rupees 4 lakh rupees. Loan interest free, ब्याज मुक्त. Existing loan beneficiaries, previous version. Source mentions 3.92 lakh students have already benefited with rupees 7,880 crore. 7,880 crore disbursed, indicating significant scale even before the revamp. Linkage, often linked with mandatory requirement to undergo skill training or register with employment exchanges. Source mentions availability of free skilling opportunities alongside. ओके, नंबर्स एंड नेम्स नोटेड। अब मेंस एनालाइज करते हैं। स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स का क्या सिग्निफिकेंस है? व्हाई डज बिहार नीड दीज स्कीम्स एंड हाउ डू दे कॉम्प्लीमेंट नेशनल एफर्ट्स? State-specific schemes like these, मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत सिग्निफिकेंट है। फर्स्टली, ये स्टेट्स को एड्रेस यूनिक रीजनल चैलेंजेस, अद्वितीय क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान अलाउ करती हैं। बिहार फॉर इंस्टेंस हिस्टोरिकली हायर एजुकेशन एक्सेस, ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स और माइग्रेशन से रिलेटेड चैलेंजेस फेस करता है। ये स्कीम्स स्टेट की इन स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज एड्रेस करने के लिए टेलर्ड हैं। टेलर्ड फॉर बिहार्स नीड्स। सेकेंडली, ये फेडरलिज्म इन एक्शन डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। वाइल सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल प्रोग्राम्स रन करती हैं, स्टेट्स अपनी स्पेसिफिक नीड्स और प्रायोरिटीज केटर करने वाले इनिशिएटिव्स डिजाइन और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, समटाइम्स विद सेंट्रल सपोर्ट या अलाइनमेंट, जैसा पीएम द्वारा इन रीवैम्प्ड स्कीम्स लॉन्च करने से दिखा। ये कस्टमाइज सॉल्यूशंस, अनुकूलित समाधान अलाउ करता है। थर्डली, ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन अलाउंस फॉर जॉब सीकर्स प्लस इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर स्टूडेंट्स प्लस लिंकेज टू स्किलिंग, यूथ एम्पावरमेंट, युवा सशक्तिकरण के लिए एक होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, समग्र दृष्टिकोण रिप्रेजेंट करता है। ये मल्टीपल स्टेजेस पर इंटरवीन करने की कोशिश करता है। जॉब सीकर्स सपोर्ट करना, दूसरों को फाइनेंशियल बर्डन के बिना फर्दर एजुकेशन परस्यू करने इनेबल करना और स्किल्स के थ्रू एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव करना। होलिस्टिक अप्रोच कवर्स मल्टीपल एंगल्स। फोर्थली, ऐसी स्कीम्स सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के टूल्स के रूप में देखी जा सकती हैं, अटेम्प्टिंग टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड सपोर्ट टू यूथ जो वरना इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स के कारण पीछे छूट सकते हैं। Holistic approach for state-specific challenges makes sense.
इसके implications क्या होंगे specifically for बिहार? Potential implications for Bihar हैं short term likely increase in demand for higher education loans, allowance से linked skill development programs में increased enrollment, unemployed graduates के लिए temporary financial cushion, potentially reducing immediate distress or perhaps slowing down distress migration for low paying jobs elsewhere. Immediate relief. मीडियम टर्म अगर एजुकेशन और स्किलिंग कंपोनेंट्स इफेक्टिव हैं तो ये हायर एजुकेशन में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो GER, सकल नामांकन अनुपात इंप्रूवमेंट और स्टेट के अंदर बेटर स्किल जॉब मैचिंग कौशल रोजगार मिलान लीड कर सकता है। यूथ की इंक्रीज्ड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन आर्थिक भागीदारी इफ दे फाइंड मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एजुकेशन स्किलिंग। लॉन्ग टर्म बिहार में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मानव पूंजी निर्माण में पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन, एक बेटर एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकती है और इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव कर सकती है। ये माइग्रेशन पैटर्न्स ऑल्टर करने में हेल्प कर सकता है। हाउएवर अल्टीमेट सक्सेस हेविली डिपेंड करती है इम्पार्ट की गई एजुकेशन और ट्रेनिंग की क्वालिटी पर और क्रूशली बिहार के अंदर ही सफिशिएंट जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने पर। विदाउट एडिक्वेट जॉब ग्रोथ ये स्कीम्स सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट डिले कर सकती हैं या अंडर एम्प्लॉयमेंट लीड कर सकती हैं। Job creation within Bihar remains the key challenge then. Okay, let's move to something more celebratory. Section 8, Culture and Heritage Sanskriti और विरासत। कोलकाता में कल यानी 5th अक्टूबर को दुर्गा पूजा इमर्जन कार्निवल होने वाला है। What's special about this event? यस, कोलकाता की आइकॉनिक रेड रोड पर दुर्गा पूजा इमर्जन कार्निवल एक मेजर पोस्ट पूजा हाईलाइट बन गया है। कल अक्टूबर 5 को स्केड्यूल्ड इस साल का कार्निवल पर्टिकुलरली ग्रैंड होने वाला है। रिकॉर्ड 113 अवार्ड विनिंग पूजा कमिटीज पुरस्कार विजेता पूजा समितियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। रिपीट 113 कमिटीज। ये लास्ट ईयर 89 से सिग्निफिकेंट जंप है। Wow! ये कमिटीज अपनी मैग्निफिसेंट आइडल्स प्रतिमाएं और थीमेटिक आर्टवर्क कलाकृति शोकेस करेंगी एक स्पेक्टेकुलर प्रोसेशन में बिफोर आइडल्स इमर्जन के लिए ले जाई जाएं। इवेंट जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट 2016 से ऑर्गेनाइज कर रही है ने इमेंस इंटरनेशनल प्रोमिनेंस गेन की आफ्टर दुर्गा पूजा को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज टैग मिला। ग्रैंडजूर में ऐड करते हुए अराउंड 15 इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेजेंस भी एक्सपेक्टेड हैं। 113 committees processing on Red Road. That must be a visual spectacle. You mentioned the UNESCO recognition. ये कब और किस कैटेगरी में मिली थी और इसका सिलेबस लिंक क्या है? दुर्गा पूजा यूनेस्को's representative list of the intangible cultural heritage of humanity, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची पर दिसंबर 2021 में इंस्क्राइब हुई थी। रिपीट, दिसंबर 2021 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ICH list, December 2021. Okay. ये रिकग्निशन दुर्गा पूजा को सिर्फ रिलीजियस फेस्टिवल के रूप में नहीं बल्कि आर्ट, क्राफ्ट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस और कल्चरल एक्सप्रेशन के यूनिक एमालगमेशन के रूप में एक्नॉलेज करती है। सिलेबस वाइज ये डायरेक्टली GS पेपर 1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर भारतीय विरासत और संस्कृति के अंडर आता है। रेलेवेंट टॉपिक्स इंक्लूड salient aspects of art forms, literature and architecture from ancient to modern times, intangible cultural heritage, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, India's cultural diversity, UNESCO World Heritage Sites and ICH list और Festivals of India. Intangible cultural heritage, right? इससे related key concepts क्या है? Let's clarify the key concepts. Intangible cultural heritage, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। यूनेस्को के अनुसार ICH उन practices, representations, expressions, knowledge, skills, साथ ही उनसे एसोसिएटेड इंस्ट्रूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स और कल्चरल स्पेसेस को रेफर करता है जिन्हें कम्युनिटीज, ग्रुप्स और इन सम केसेस इंडिविजुअल्स अपनी कल्चरल हेरिटेज का पार्ट रिकॉग्नाइज करते हैं। इसमें ओरल ट्रेडिशंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, फेस्टिव इवेंट्स जैसे दुर्गा पूजा, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप एटसेट्रा शामिल हैं। इट्स अबाउट लिविंग हेरिटेज पास डाउन थ्रू जेनरेशंस। Living heritage. Got it. इमर्जन कार्निवल ये एक क्यूरेटेड इवेंट है, यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, held after the main days of the festival, typically after Vijayadashmi, but before the final immersion of the idols. ये एक कल्चरल शोकेस है, सांस्कृतिक प्रदर्शन है, जहां सिलेक्टेड ऑफन अवार्ड विनिंग आइडल्स और थीम्स एक स्पेसिफिक रूट जैसे रेड रोड पर परेड किए जाते हैं पब्लिक व्यूइंग के लिए,
अट्रैक्टिंग टूरिस्ट्स एंड डिग्निटरीज। ये एक ट्रेडिशनल कल्मिनेशन ऑफ द फेस्टिवल में एक मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड स्पेक्टेकल एलिमेंट ऐड करता है। रेड रोड कोलकाता का एक प्रोमिनेंट और वाइड एवेन्यू, नोन फॉर इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, और अक्सर लार्ज परेड्स, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस और मेजर पब्लिक इवेंट्स के लिए यूज होता है। रेड रोड को वेन्यू चूज करना कार्निवल को प्रेस्टीज और स्केल लेंड करता है। कल्चरल डिप्लोमेसी। ऐसा ग्रैंड कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज करना और इंटरनेशनल डिप्लोमैट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स इनवाइट करना कल्चरल डिप्लोमेसी का क्लासिक एग्जाम्पल है। ये कल्चरल हेरिटेज और इवेंट्स को इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग फॉस्टर करने, गुडविल बिल्ड करने, बायलैटरल टाइज स्ट्रेंथन करने और स्टेट या कंट्री की पॉजिटिव इमेज या सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट करने के टूल के रूप में यूज करना है। यूजिंग कल्चर फॉर डिप्लोमेसी, वेरी स्मार्ट। इस कार्निवल के प्रीलिम्स फैक्ट्स समराइज कर दो। Prelims pointers for the Durga Puja Carnival 2025. Event: Durga Puja Immersion Carnival 2025. Date: October 5th, 2025. Venue: Sthan, Red Road, Calcutta. Participants: Pratibhagi, 113, 103 award-winning puja committees. Repeat: 113 committees, up from 89 in 2024. UNESCO status: Durga Puja recognized as intangible cultural heritage in December 2021. Repeat: December 2021. International presence: Antarashtriya Upasthiti. Expected presence of diplomats, representatives from around 15 countries. Example: Australia, Bangladesh, Britain, France. Got it. अब मेंस एनालिसिस। इस कार्निवल का सिग्निफिकेंस क्या है बियॉन्ड बीइंग अ विजुअल ट्रीट एंड अ सेलिब्रेशन? मेरे पर्सपेक्टिव से सिग्निफिकेंस मल्टी डायमेंशनल है। फर्स्ट, ये ट्रेडिशनल कल्चर और मॉडर्न गवर्नेंस इवेंट मैनेजमेंट के बीच सक्सेसफुल सिनर्जी एग्जाम्प्लीफाई करता है। ये दिखाता है कि कैसी एक डीपली रूटेड कल्चरल प्रैक्टिस अडैप्ट और शोकेस की जा सकती है कंटेम्प्रेरी फॉर्मेट में, वाइडर ऑडियंस तक रीच करने और न्यू ऑब्जेक्टिव्स जैसे टूरिज्म प्रमोशन, डिप्लोमेसी अचीव करने के लिए। ट्रेडिशन मीट्स मॉडर्निटी। सेकंड, यूनेस्को रिकॉग्निशन एक पावरफुल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। कार्निवल इस इंटरनेशनल वैलिडेशन लेवरेज करता है दुर्गा पूजा को, और बाय एक्सटेंशन कोलकाता और वेस्ट बंगाल को ग्लोबल कल्चरल मैप पर पोजीशन करने के लिए। ये रीजनल फेस्टिवल को इंटरनेशनल इंटरेस्ट के इवेंट में ट्रांसफॉर्म करता है। थर्ड, ये इंडिया की कल्चरल रिचनेस और आर्टिस्टिक एक्सेलेंस का वाइब्रेंट डेमोन्स्ट्रेशन है। आइडल्स की क्राफ्ट्समैनशिप, पैंडल्स की इनोवेटिव थीम्स, एसोसिएटेड परफॉर्मिंग आर्ट्स, कार्निवल इस क्रिएटिव एनर्जी शोकेस करता है। शोकेसिंग क्रिएटिविटी। यस। फोर्थ, जैसा नोटेड, ये इफेक्टिवली कल्चरल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर प्रक्षेपण फंक्शन करता है। ये रीजन और कंट्री की पॉजिटिव, वाइब्रेंट इमेज प्रेजेंट करता है, गुडविल फॉस्टर करता है और पोटेंशियली टूरिज्म और कल्चरल एक्सचेंज बूस्ट करता है। फिफ्थ, ये लोकल आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन, डेकोरेटर्स और टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बूस्ट प्रोवाइड करता है। कल्चरल शोकेस, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक बूस्ट, मल्टीपल बेनिफिट्स, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? लेट्स लुक एट द इम्प्लीकेशंस। शॉर्ट टर्म, पूजा सीजन के आसपास कोलकाता में टूरिज्म को सिग्निफिकेंट बूस्ट, इंटरनेशनल गेस्ट की पार्टिसिपेशन के थ्रू एनहांस कल्चरल एक्सचेंज, पार्टिसिपेटिंग आर्टिसंस और पूजा कमिटीज के लिए इंक्रीज्ड विजिबिलिटी और इनकम। बूस्ट फॉर टूरिज्म एंड आर्टिसंस। मीडियम टर्म, कोलकाता की ब्रांड स्ट्रेंथनिंग एज अ मेजर कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन, दुर्गा पूजा से एसोसिएटेड ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स का प्रिजर्वेशन और प्रमोशन, लार्ज स्केल कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने की एनहांस कैपेसिटी। लॉन्ग टर्म, दुर्गा पूजा की सस्टेन्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन, वैश्विक मान्यता एज अ की एलिमेंट ऑफ इंडियाज इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इंडिया की ओवरऑल सॉफ्ट पावर नैरेटिव में कंट्रीब्यूशन, कम्युनिटी प्राइड और कल्चरल कंटिन्यूटी फॉस्टर करना। Seems like a very positive event overall. Okay, अब चलते हैं एथिक्स सेक्शन की तरफ। सेक्शन 9। पीएम मोदी ने आज आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी समारोह में पार्टिसिपेट किया। आरएसएस इज नाउ 100 years old, 1925-2025। इसमें एथिक्स पेपर GS4 के लिए क्या कनेक्शन या रेलेवेंस है? यस, आरएसएस की सेंटेनरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेजर माइलस्टोन है। प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस और स्पीच, जैसा रिपोर्टेड है, ने ऑर्गेनाइजेशन के सेंचुरी लॉन्ग फोकस ऑन वैल्यूज लाइक सेल्फलेस सर्विस, सेवा, डिसिप्लिन, अनुशासन और नेशनल कैरेक्टर फॉर्मेशन, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण पर एम्फेसाइज किया।
कमोमरेटिव पोस्टेज स्टैंप और नोटेबली एक 100 रुपीस कॉइन फीचरिंग एन इमेज ऑफ भारत माता रिपोर्टेड एज द फर्स्ट इंस्टेंस और भारत माता ऑन इंडियन करेंसी का रिलीज भी हाईलाइट किया गया, सिंबलाइजिंग डेडिकेशन टू द नेशन। रिपीट, फर्स्ट भारत माता इमेज ऑन करेंसी। 100 years. And a special coin? जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के पर्सपेक्टिव से आरएसएस से एसोसिएटेड रिपोर्टेड आइडियल्स और प्रैक्टिसेस, वाइल एक्नॉलेजिंग की ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म्स का सब्जेक्ट भी है, जिसमें हम आइडियोलॉजिकली डेल्व नहीं करेंगे यहाँ, पब्लिक लाइफ और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रेलेवेंट सर्टन एथिकल प्रिंसिपल्स पर रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स ऑफर कर सकते हैं। 1. कंसेप्ट ऑफ सेल्फलेस सर्विस, निष्काम कर्मा। सर्विस विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ पर्सनल रिवॉर्ड पर एम्फसिस भगवद गीता के निष्काम कर्मा के कॉन्सेप्ट और सिविल सर्वेंट से एक्सपेक्टेड डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस की फाउंडेशनल वैल्यू से रेजोनेट करता है। ऑर्गेनाइजेशन का वॉलंटियर ड्रिवन नेचर और डिजास्टर रिलीफ या सोशल वर्क में उसकी रिपोर्टेड एक्टिविटीज अक्सर इस प्रिंसिपल इन एक्शन के एग्जाम्पल्स के रूप में साइट की जाती हैं। Selfless service. Okay. 2. एम्फसिस ऑन डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर, अनुशासन और चरित्र निर्माण। आरएसएस एक्टिविटीज जैसे शाखाज का स्ट्रक्चर्ड नेचर पर्सनल डिसिप्लिन, फिजिकल फिटनेस और मॉरल वैल्यूज इनकलकेट करने एम करता है। सिस्टमैटिक कैरेक्टर बिल्डिंग और वैल्यू एजुकेशन पर यह फोकस इंटेग्रिटी, सेल्फ कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस से कनेक्ट करता है फॉर इंडिविजुअल्स इन पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स। 3. आइडियल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। कास्ट, लिंग्विस्टिक और रीजनल डिफरेंसेस ट्रांसेंड करके नेशनल यूनिटी फॉस्टर करने का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, फोकसिंग ऑन अ शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी और नेशनल कॉन्शियसनेस। फ्रेटर्निटी के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और सिविल सर्वेंट्स की हार्मनी और नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट करने की एथिकल ड्यूटी से अलाइन करता है। Nishkama karma, discipline, national integration, these principles are definitely relevant for ethics. Lekin, RSS itself is a politically significant and sometimes controversial organization. तो case studies में इसका example use करना कितना safe है for aspirants? How should they approach it? That's a very pertinent question for aspirants. की है न्यूट्रलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन को इंडोर्स या क्रिटिसाइज करने के बजाय यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल पे फोकस करना। Focus on the principle, not the organization. हाँ, जब आरएसएस या स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स वाली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल साइट करें एथिक्स आंसर या केस स्टडी में, तो एडवाइजेबल है ए, इलस्ट्रेट किए जा रहे स्पेसिफिक स्टेटेड एथिकल प्रिंसिपल पर फोकस करें। एग्जाम्पल, सेल्फलेस सर्विस, डिसिप्लिन। बी, प्रिंसिपल या एक्शन क्लियरली एट्रीब्यूट करें। एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एक्स emphasize selfless service, which was seen during the relief work in Y disaster. C, केस स्टडी कॉन्टेक्स्ट के लिए रेलेवेंट यूनिवर्सल वैल्यू एक्सट्रैक्ट करें। फॉर इंस्टेंस, रेजिस्टिंग प्रेशर वाली केस स्टडी में कोई कह सकता है ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम फिलॉसफीज दैट एम्फसाइज पुटिंग नेशन फर्स्ट और प्रायोरिटाइजिंग ड्यूटी अबव पर्सनल गेन एज एग्जेम्प्लिफाइड बाय द आइडियल ऑफ सेल्फलेस सर्विस promoted by various social volunteer organizations, the civil servant should uphold the rules. मान करता है जो ethical dilemmas पर फोकस करने वाली केस स्टडीज में लेस कॉमन है। C, केस स्टडी कॉन्टेक्स्ट के लिए रेलेवेंट यूनिवर्सल वैल्यू एक्सट्रैक्ट करें। फॉर इंस्टेंस, रेजिस्टिंग प्रेशर वाली केस स्टडी में कोई कह सकता है गोल है एग्जाम्पल यूज करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल एथिकल कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेट करने के लिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाने के लिए नहीं। डाइवर्स एग्जाम्पल्स यूज करना इफ पॉसिबल भी गुड स्ट्रैटेजी है। Sound advice, focus on the universal principle, maintain neutrality, and attribute clearly. Okay, let's quickly recap the people and places in news today. Section 10. Places, persons, reports in news. खबरों में स्थान, व्यक्ति, रिपोर्ट। कौन-कौन हेडलाइन में रहे? Let's do a quick rundown. निर्मला सीतारामन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, गांधीनगर से योर मनी योर राइट कैंपेन लॉन्च किया, फोकसिंग ऑन अनक्लेम्ड एसेट्स। इकोनॉमिक पॉलिसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन एफर्ट्स में की फिगर सोनम वांगचुक, लद्दाखी एक्टिविस्ट, एजुकेटर और रामन मगसाई से अवॉर्डी, करंटली एनएसए के तहत जोधपुर जेल में डिटेन्ड है। उनका केस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, सिविल लिबर्टीज और लद्दाख सिचुएशन पर फोकस लाता है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह,
चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंडियन एयरफोर्स। ऑपरेशन सिंदूर एज पर सोर्स की सक्सेस कंफर्म करने के लिए न्यूज में। डिटेलिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट। इंडिया की मिलिट्री लीडरशिप और एयर पावर कैपेबिलिटीज रिप्रेजेंट करते हैं। नोट, ऑपरेशन सिंदूर माइट बी अ कोड नेम। गांधीनगर, गुजरात। स्टेट कैपिटल ने नेशनल योर मनी योर राइट कैंपेन का लॉन्च होस्ट किया। नेशनल इनिशिएटिव्स में गुजरात का रोल हाईलाइट करता है। जोधपुर, राजस्थान। सेंट्रल जेल का लोकेशन, जहां सोनम वांगचुक डिटेन्ड है, सिटी को डिटेंशन और सिविल राइट्स के इश्यूज के कंसर्निंग फोकस में लाता है। रेड रोड, कोलकाता। ग्रैंड दुर्गा पूजा इमर्जन कार्निवल का आइकॉनिक वेन्यू, कोलकाता की कल्चरल हेरिटेज रिप्रेजेंट करता है और कल्चरल डिप्लोमेसी के लिए प्लेटफॉर्म सर्व करता है। Got the who's who and where's where. Now, time for the data dive. Section 11. Data and infographics. Data or infographics. Numbers, numbers, numbers. UPSC aspirants need these at their fingertips. आज की key figures क्या हैं? Let's list them out clearly. Absolutely, data points crucial हैं. Let's consolidate the key numbers from today's discussions. Financial figures, वित्तीय आंकड़े. Rupees 62,000 crore, 62,000 crore new youth initiative package का total outlay. Rupees 60,000 crore, 60,000 crore PM SETU scheme, IT upgradation के लिए specific investment earmarked. दोहराएं, 60,000 crore for PM SETU. Rupees 1,000, बिहार में 5 लाख unemployed graduates के लिए monthly allowance for 2 years. Rupees 4 lakh बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन की मैक्सिमम लिमिट। दोहराएं, 4 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन। Rupees 3,220.04 करोड़, 3,220.04 करोड़। स्पेशल कैंपेन शुरू होने 2021 प्रेजेंट से स्क्रैप डिस्पोजल से गवर्नमेंट द्वारा अर्न रेवेन्यू। स्केल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पैमाना और आधारभूत संरचना। 1,000 PM सेतु के तहत अपग्रेड किए जाने वाले टोटल गवर्नमेंट ITIs। 200 हब्स, 800 स्पोक्स। ITI अपग्रेडेशन मॉडल PM सेतु का स्ट्रक्चर। 1200 नवोदय और एकलव्य स्कूल्स में प्लान्ड न्यू वोकेशनल स्किल लैब्स। 113 2025 कोलकाता दुर्गा पूजा कार्निवल में पार्टिसिपेट करने वाली पूजा कमिटीज की संख्या। दोहराएं, 113 कमिटीज। 5 लाख बिहार अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के टारगेट बेनिफिशियरीज। 3.92 लाख बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट बेनिफिशियरीज प्रीवियस वर्जन। 11.97 लाख प्रीवियस स्पेशल कैंपेन्स 1.0 to 4.0 में कवर किए गए गवर्नमेंट साइट्स की संख्या। टाइमलाइंस एंड ड्यूरेशंस, समय सीमा और अवधि। अक्टूबर 26, 2025 इंडिया चाइना डायरेक्ट फ्लाइट्स कोलकाता ग्वांगझो की रिजम्पशन की शेड्यूल डेट। अक्टूबर 2 to 31, 2025 स्पेशल कैंपेन 5.0 का इंप्लीमेंटेशन पीरियड। अक्टूबर टू दिसंबर 2025 योर मनी योर राइट कैंपेन की ड्यूरेशन 3 months, 5+ years। इंडिया चाइना डायरेक्ट फ्लाइट्स के सस्पेंशन की ड्यूरेशन। दोहराएं, ओवर 5 years गैप। 100 years RSS का सेंटेनरी माइलस्टोन 1925-2025। दिसंबर 2021 मंथ जब दुर्गा पूजा को यूनेस्को ICH रिकग्निशन मिली। 2 years बिहार ग्रेजुएट मंथली अलाउंस की मैक्सिमम ड्यूरेशन। जियोग्राफिक एंड टेक्निकल स्पेक्स, भौगोलिक और तकनीकी विवरण। 34 states UTs, 1,200 न्यू स्कूल वोकेशनल लैब्स की जियोग्राफिक कवरेज। 15 countries, अप्रॉक्स नंबर ऑफ नेशंस जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स दुर्गा पूजा कार्निवल में एक्सपेक्टेड हैं। 4-5 ऑपरेशन सिंदूर में क्लेम डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट F-16, GF-17, AEWCN की संख्या। वेरीफाई कॉन्टेक्स्ट। 500 हर्ट्ज फीफा ट्रायोंडा वर्ल्ड कप बॉल में मोशन सेंसर IMU की फ्रीक्वेंसी। दोहराएं, 500 हर्ट्ज सेंसर। Phew, that's a power-packed list of data. Aspirants, make sure you absorb these numbers. Okay, अब थोड़ा step back लेते हैं. Section 12, Editorial Insights. संपादकीय अंतर्दृष्टि. सारे individual topics discuss कर लिए. What's the bigger picture? What are the underlying currents or themes connecting today's news? That's a great way to synthesize the day's developments. आज की डिस्कस की गई न्यूज़ के स्पेक्ट्रम अक्रॉस देखें तो कुछ सिग्निफिकेंट अंडरलाइंग थीम्स इमर्ज करते हैं। 1. टेक्नोलॉजी एज अ गवर्नेंस मल्टीप्लायर। ये थीम परवेसिव है,
हमने इसे पीएम सीधू में देखा, लेवरेजिंग टेक फॉर बेटर स्किलिंग डिलीवरी एंड पोटेंशियली मॉनिटरिंग। योर मनी योर राइट कैंपेन हेवीली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलाई करती है अवेयरनेस एंड क्लेम्स प्रोसेसिंग के लिए। स्पेशल कैंपेन 5.0 एससीडीपीएम पोर्टल यूज करती है रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए और ई वेस्ट टैकल करती है जो डिजिटाइजेशन का बाय प्रोडक्ट है। इवन स्पोर्ट्स में फीफा बॉल एडवांस सेंसर टेक यूज करती है बेटर ऑन फील्ड गवर्नेंस के लिए। टेक्नोलॉजी इंक्रीजिंगली गवर्नेंस में एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, रीच और डिसीजन मेकिंग एनहांस करने के लिए अक्रॉस सेक्टर्स एम्बेड की जा रही है। Tech everywhere. Pragmatic diplomacy amidst strategic complexity. India-China flights की resumption, despite deep-seated strategic competition और unresolved border issues, diplomacy के प्रति pragmatic, compartmentalized approach exemplify करती है। ये म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्रंट्स जैसे ट्रैवल, ट्रेड फैसिलिटेशन पर इंगेज करने की विलिंगनेस दिखाती है while कोर नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स पर फॉर्म रहते हुए। It's about managing complex relationships without letting one single issue paralyze all interaction. Balancing act in diplomacy? 3. Sharpened focus on youth, skilling, support and empowerment. Youth package में massive financial commitment, particularly PM सेतु का इंडस्ट्री अलायंस स्किलिंग पर फोकस और बिहार में टारगेटेड सपोर्ट स्कीम्स, अलाउंस और लोन्स इंडिया के यूथ डेमोग्राफिक पर क्लियर स्ट्रेटेजिक फोकस अंडरस्कोर करता है। अप्रोच मल्टी प्रोंग्ड लगता है, रेलेवेंट स्किल्स के थ्रू एम्प्लॉयबिलिटी एनहांस करना, ट्रांजिशन पीरियड्स के दौरान फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना और एजुकेशन तक एक्सेस फैसिलिटेट करना। 4. नेविगेटिंग द सिक्योरिटी लिबर्टी स्पेक्ट्रम। सोनम वांगचुक डिटेंशन केस स्टार्कली नेशनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव्स को कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड फंडामेंटल राइट्स के साथ बैलेंस करने का पेरिनियल चैलेंज वापस लाता है। पॉलिटिकली चार्ज्ड कॉन्टेक्स्ट में एनएसए जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज का यूज इनएविटेबली ड्यू प्रोसेस, प्रोपोर्शनैलिटी और सिविल लिबर्टीज पर पोटेंशियल इंपैक्ट के बारे में क्वेश्चंस रेज करता है, हाईलाइटिंग जुडिशियल रिव्यू का क्रूशियल रोल इन सेफगार्डिंग दिस डेलिकेट बैलेंस। यूनेस्को रिकग्निशन शोकेस करता है कि कैसे ट्रेडिशनल कल्चरल हेरिटेज लेवरेज की जा सकती है, नॉट जस्ट फॉर प्रिजर्वेशन बट ऑल्सो फॉर कंटेम्प्रेरी ऑब्जेक्टिव्स लाइक टूरिज्म प्रमोशन, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर और आर्टिजन्स के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी। कल्चर को डायनामिक एसेट के रूप में देखा जा रहा है। Fantastic synthesis. Tech in governance, pragmatic diplomacy, youth focus, the security-liberty balance, and culture as an asset, these themes really tie today's news together. Okay, now for a super quick recall round. Section 13, Prelims Facts Quick Recall. Twarit Punarikshan. Ready for rapid fire? Let's go. फास्ट पेस टोन, लेट्स डू इट। पीएम सेतु 60,000 करोड़ रुपए, 1000 ITI, 200 हब्स, 800 स्पोक्स, इंडस्ट्री मैनेज फोकस, वर्ल्ड बैंक ADB को फाइनेंस, योर मनी योर राइट। FM लॉन्च अक्टूबर-दिसंबर 2025, अनक्लेम्ड एसेट्स, बैंक्स, इंश्योरेंस, MF शेयर्स, RBI, SEBI, IRDAI, EPFA कॉर्ड, इंडिया चाइना फ्लाइट्स रिज्यूम अक्टूबर 26, 2025 आफ्टर 5+ years। फर्स्ट इंडिगो कोल ग्वांगझाओ डेली based on ASA, Operation Sindoor. IF chief confirms 4-5 Pak aircraft destroyed, F-16, JF-17 AWC, context specific, special campaign 5.0, Gov Drive, October 231, focus, e-waste per rules 2022, pendency, monitored via SCDPM portal, RSS centenary coin, 100 rupees coin, 1925-2025, features Bharat Mata image, first on currency, FIFA Trayonda ball, 2026 WC, USMX scan, Tech, 500 Hz IMU sensor, use VAR assistance. Sonam Wangchuk, detained under NSA, Jodhpur jail, challenged via habeas corpus Art 32. Context, Ladakh protests, demands. Durga Puja, UNESCO. ICH recognition December 2021. 2025 Kolkata Carnival. 113 committees, Red Road venue, Bihar Youth Scheme, allowance. 1000 रुपए महीना, 5 लाख grads, 2 साल. Loan, 4 लाख रुपए interest free, student credit card. Vocational labs, schools. 1200 labs in Navodaya, Eklavya schools across 34 states UTs. E-waste rules 2022. Legal basis for e-waste disposal, focus in campaign 5.0. Mandates EPR, bulk consumer roles. NSA 1980. Preventive detention law used in Wangchuk case. Allows detention up to 12 months without trial with review. Habeas corpus, Art 32. Writ remedy against illegal detention. Produce the body. Hub-spoke ITI model. PM CTU structure for quality dissemination. 200 hubs, 800 spokes. EIPFA,
Authority managing unclaimed dividends, deposits, shares. Key player in awareness campaign. Lightning fast. Hope everyone caught those. अब मेंस वॉरियर्स के लिए टाइम टू फ्लेक्स दोज एनालिटिकल मसल्स. सेक्शन 14 मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस. मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न. गेट रेडी टू ब्रेनस्टॉर्म. Absolutely. Here are some mains practice questions based on today's analysis. GS2 Q1. PM सेतु योजना उद्योग प्रबंधन और हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण में एक आदर्श बदलाव का लक्ष्य रखती है. भारत के कौशल अंतर को दूर करने और इसके जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने में इस दृष्टिकोण की संभाव्य प्रभावशीलता का समालोचनात्मक विश्लेषण करें. साथ ही प्रमुख कार्यान्वयन चुनौतियों को भी उजागर करें. 250 शब्द. GS2 Q2. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA जैसे निवारक निरोध कानूनों का अनुप्रयोग अक्सर राज्य सुरक्षा और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन के संबंध में चिंताएं पैदा करता है. निवारक निरोध के खिलाफ उपलब्ध संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर चर्चा करें और एक लोकतांत्रिक समाज में ऐसे कानूनों की आवश्यकता और दुरुपयोग की संभावना का मूल्यांकन करें. यदि प्रासंगिक हो तो हाल के उदाहरणों का हवाला देते हुए. 250 शब्द. GS2 Q3. आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान कई वित्तीय नियामकों द्वारा एक समन्वित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है. वित्तीय साक्षरता, निवेशक संरक्षण और नागरिकों के लिए निष्क्रिय संपत्ति की पुनर्प्राप्ति को बढ़ाने में ऐसी अंतर एजेंसी सहयोग और डिजिटल उपकरणों के उपयोग के महत्व का मूल्यांकन करें. लावारिस संपत्ति के मूल कारणों को दूर करने के लिए और क्या कदम आवश्यक हैं. 150 शब्द. GS3 Q4. भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानों की बहाली चल रहे रणनीतिक तनावों के बीच राजनयिक संकेतन, आर्थिक विचारों और लोगों से लोगों के बीच संपर्क की एक जटिल अंतःक्रिया का प्रतीक है. विदेश नीति में विभाजन, कंपार्टमेंटलाइजेशन के उदाहरण के रूप में इस विकास का विश्लेषण करें. और द्विपक्षीय व्यापार, क्षेत्रीय स्थिरता और भारत-चीन संबंधों के भविष्य के प्रक्षेप वक्र पर इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा करें. 250 शब्द. GS3 Q5. विशेष अभियान 5.0 जैसी सरकारी पहल जो अपने ही कार्यालयों के भीतर उचित ई-कचरा निपटान को अनिवार्य करती है, उदाहरण द्वारा नेतृत्व करने का लक्ष्य रखती है. पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने और ई-कचरा प्रबंधन नियम 2022 के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए इस दृष्टिकोण के महत्व का आकलन करें. ऐसी आंतरिक सरकारी प्रथाएं व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? एक्सीलेंट क्वेश्चंस कवरिंग वेरियस डायमेंशंस. जरूर इन पर फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करना. चलो एक क्विक नॉलेज चेक करते हैं. सेक्शन 15 क्विज प्रश्नोत्तरी. 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. लेट्स सी हाउ अटेंटिव एवरीवन वाज. रेडी? प्लेफुल टोन. 60,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण परिव्यय वाली PMSET योजना मुख्य रूप से किसके उन्नयन पर केंद्रित है? A. कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज. B. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स. C. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ITIs. D. राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क, नेशनल हाईवेज नेटवर्क. Q1. Q2. गांधीनगर से शुरू किया गया आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान नागरिकों को किन निकायों के समूह द्वारा विनियमित लावारिस संपत्ति का दावा करने में मदद करने का लक्ष्य रखता है? A. TRAI, CCI, NCLT, IBBI. B. RBI, SEBI, IRDI, EFPA. C. UGC, AICTE, NTA, CBSE. D. FSSAI, BIS, CDSCO, AERB. Q2. Okay. Q3 2026 विश्व कप के लिए फीफा ट्रियोंडा गेंद में कौन सी उन्नत तकनीक शामिल है? A. ब्लॉकचेन सत्यापन प्रणाली, ब्लॉकचेन वेरिफिकेशन सिस्टम. B. 500 हर्ट्ज मोशन सेंसर चिप, 500 हर्ट्ज मोशन सेंसर चिप. C. GPS ट्रैकिंग तंत्र, GPS ट्रैकिंग मैकेनिज्म. D. AI संचालित प्रक्षेपवक्र विश्लेषण, AI पावर्ड ट्रेजेक्टरी एनालिसिस. Q3. The tech ball. Q4 सोनम वांगचुक मामले में बायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, हैबियस कॉर्पस पिटिशन, जो संभावित रूप से गैर कानूनी हिरासत को चुनौती देती है, मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए किस अनुच्छेद के तहत उपलब्ध एक संवैधानिक उपचार है? A. अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14. B. अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19. C. अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21. D. अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32. Q4. The crucial article. Q5
विशेष अभियान 5.0 विशिष्ट नियमों के अनुसार सरकारी कार्यालयों से किस प्रकार के कचरे के निपटान पर विशेष जोर देता है। ए. निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। बी. जैव चिकित्सा अपशिष्ट, बायोमेडिकल वेस्ट। सी. इलेक्ट्रॉनिक कचरा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट। डी. नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ऑल राइट, लेट्स चेक द आंसर्स। Q1 का आंसर है सी, PM सत्तू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ITIs पर फोकस्ड है। Q2 का आंसर है बी, की फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन्वॉल्व हैं RBI, SEBI, IRDAI और IEPFA। Q3 का आंसर है सी, हाईटेक सेंसर 500 हर्ट्ज पर ऑपरेट करता है। Q4 का आंसर है डी, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग हेबियस कॉर्पस डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। Q5 का आंसर है सी, स्पेशल फोकस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट डिस्पोजल पर है एज पर द 2022 रूल्स। हाउ डिड एवरीवन स्कोर? होप यू गॉट मोस्ट इफ नॉट ऑल करेक्ट। Great last revision tool for today, Section 16, flashcards. 10 super quick memory aids. Here are 10 quick flashcards. 1. PM सेतु उद्देश्य 1000 उन्नत ITIs के माध्यम से स्किलिंग। फंडिंग RS 60,000 करोड़ रुपए। मॉडल हब 200, स्पोक 800। उद्योग प्रबंधित। 2. ई-वेस्ट रूल्स 2022 मंत्रालय मो FCC। अवधारणाएं EPR थोक उपभोक्ता कर्तव्य, लक्ष्य पर्यावरण के दृष्टि से उचित प्रबंधन। 3. ट्रायोंडा बॉल इवेंट 2026 फीफा WC USA मैक्सकान। फीचर 500 H2 इम्यू सेंसर। उद्देश्य VAR निर्णयों में सहायता। 4. स्पेशल कैंपेन 5.0 क्या सरकारी अभियान अक्टूबर 2031 फोकस ई कचरा, लंबितता में कमी, स्वच्छता। निगरानी SCD PM पोर्टल। 5. योर मनी योर राइट लक्ष्य लावारिस संपत्ति, बैंक, बीमा, MF शेयर का दावा। अवधि अक्टूबर दिसंबर 2025। निकाय RBI, SEBI, IRDAI, IEPFA। 6. NSA 1980 प्रकार निवारक निरोध कानून। उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के खतरे। मामला सोनम वांगचुक। 7. हेबियस कॉर्पस अर्थ बंदी को प्रस्तुत करो। प्रकृति अवैध हिरासत के खिलाफ रिट उपचार। आधार 832 SC 8226 HC। 8. इंडिया चाइना फ्लाइट्स स्थिति 5+ साल बाद अक्टूबर 26, 2025 को फिर से शुरू। पहला रूट ओल्ड ग्वांगजू इंडिगो। नीति कंपार्टमेंटलाइजेशन उदाहरण 9. RSS सेंटेनरी मील का पत्थर 100 साल 1925 to 2025। सिक्का भारत माता के साथ S100 का सिक्का मुद्रा पर पहली बार। नैतिकता लिंक सेवा अनुशासन। 10. यूनेस्को ICH दुर्गा पूजा मान्यता दिसंबर 2021। महत्व अमूर्त विरासत के लिए वैश्विक स्थिति। इवेंट कोलकाता कार्निवाल इसका लाभ उठाता है। Awesome. These flashcards are super handy for last-minute revision. मोटिवेशनल टोन प्रेरक स्वर में। तो ये था आज 4 अक्टूबर 2025 का हमारा डिटेल्ड एनालिसिस। देखा एक दिन में कितनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं अक्रॉस सो मेनी डोमेन्स। हर पॉलिसी, हर इवेंट, हर नंबर, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। एब्सोल्युटली। PM सेतु का यूथ पर फोकस, फाइनेंस मिनिस्टर का कॉमन सिटीजन के पैसे पर फोकस, इंडिया चाइना के बीच डिप्लोमेसी का कॉम्प्लेक्स डांस, सोनम वांगचुक केस में राइट्स और सिक्योरिटी का सवाल, एनवायरनमेंट की चिंता, टेक्नोलॉजी का बढ़ता रोल, ये सब समझना ही UPSC प्रिपरेशन की जर्नी है। इट्स अबाउट कनेक्टिंग दी सीमिंगली डिस्पैरेट डॉट्स इनटू अ कोहेरेंट पिक्चर। बिल्कुल। Today's discussion underscores how interconnected governance, development, foreign policy, technology, social justice, security, and even cultural heritage truly are. Understanding these linkages, analyzing the why behind the news, evaluating the implications, and appreciating the multiple perspectives involved, this analytical approach is precisely what the civil services examination demands.
It's not just about knowing facts, but about understanding the dynamics at play. So friends, give yourselves a pat on the back for sticking through this detailed discussion. Keep that fire burning. Don't get overwhelmed. Break it down. Revisit if needed. इस डिस्कशन को दोबारा सुनिए, अपने नोट्स रिफाइन कीजिए, मेंस क्वेश्चंस पर ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। रिमेंबर, ये नॉलेज सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, यह आपको एक इन्फॉर्म्ड, अवेयर एंड एंगेज्ड सिटीजन बनने में मदद करती है। नॉलेज ट्रूली एम्पावर्स। Absolutely. Stay focused, stay consistent, stay curious. Analyze critically, synthesize information, and connect today's learning to the bigger picture. Your dedication and hard work today are the building blocks for your success tomorrow. Keep striving. स्ट्रॉन्ग CTA, जोरदार कॉल टू एक्शन। और अगर आपको ये डिटेल्ड नो नॉनसेंस एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल सुन लो UPSC को सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। नॉलेज शेयरिंग इज केयरिंग। आपके वैल्यूएबल थॉट्स, क्वेश्चंस या फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कीजिए। वी जेन्युइनली वैल्यू योर इनपुट। Definitely. Interaction helps everyone. और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको रोज शाम 6 बजे हमारे लेटेस्ट एनालिसिस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। डोंट मिस आउट ऑन स्टेइंग अपडेटेड। For those who wish to support us further, you can consider joining our channel membership for just rupees 299 per month. Membership gives you access to all our content and directly helps us sustain the channel's operations. Yes, your support matters. And if you found today's discussion particularly valuable and feel generous, और अगर आप आज विशेष रूप से उदार महसूस करते हैं और आपको ये चर्चा मूल्यवान लगी, you can also show your appreciation through the Super Thanks button right below the video. Every bit of support encourages us and helps us continue bringing high-quality, in-depth analysis to you consistently. मिलते हैं कल शाम शार्प 6 बजे अगले दिन के करंट अफेयर्स के डिटेल डाइसेक्शन के साथ। अब तक कीप लर्निंग, कीप इवॉल्विंग। सीखते रहें, विकसित होते रहें। जय हिंद। जय हिंद।